हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। नाउ ये हमारा जावा यूनिट 1 शॉट होने वाला है, जो कि मैं पहले ही डिटेल्ड यूनिट आप यहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बना दी है। आप डिटेल प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं विद द कोड और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आप कंसाइज और क्लियर 1 शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और यहाँ पे मैं देख सकते हो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पीडीएफ भी बना दिया है, जो कि बहुत ही क्लियर कंसाइज वे में है। और यहाँ पे जो हमारे देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे यूनिट है उसमें 40 अप्रॉक्स 40 और 41 हेडिंग्स होने वाली हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ी लेंदी है यूनिट। और उसके साथ में अगर आप इस यूनिट को कवर करते हैं देन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इसमें 50 to 60% आप क्या कर सकते हैं टॉपिक्स, और जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जस्ट रिवीजन करना पड़ेगा जो नेक्स्ट अपकमिंग यूनिट्स होने वाली हैं। समझ में है? और अगर आप इस यूनिट को कवर करते हैं देन अप्रॉक्स 2 से 3 यूनिट आप कहाँ की आप जब वेब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, वहां पे भी ये आपको एडवांटेज देगा। ठीक है, तो आपको ये यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपको डिटेल्ड यूनिट जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो आपको प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है, देन आप क्या कर सकते हैं, इस 1 शॉट को भी प्रेफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे पास नोट्स हैं और वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं देन अपने फ्रेंड्स के साथ में आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी सेंड कर सकते हैं, जिससे वो भी इस पीडीएफ और वीडियोस का एडवांटेज ले पाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है देन लाइक करना ना भूलें। सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। तो यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, जो हमारी यहाँ पे पीडीएफ है उसमें सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। इसको देखने वाले हैं। और या कह सकते हो व्हाई जावा इज रिक्वायरमेंट, व्हाई डू वी प्रेफर जावा। तो इन सभी क्वेश्चन के अगर आपको आंसर देने होंगे तो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो देख सकते हो जावा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक लैंग्वेज है। और यहाँ पे इसको डेवलप किसने किया है, डेवलप की बात करी जाएगी तो डेवलप किसने किया है, यहाँ पे देख सकते हो सन माइक्रो सिस्टम ने किया है। किसने किया है? सन माइक्रो सिस्टम ने किया है। और कब किया है? मिड के 1990s में। मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है 1990s के आसपास से हो गई थी। और इसका उसी के हिसाब से यहाँ पे आप मिड 1990s लिख देंगे तो आपको एक फिक्स डेट नहीं लिखनी पड़ेगी। वहीं पे ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। अगर आपने एक बार कोड लिख लिया तो वो सभी के लिए वैसा ही रहेगा, चाहे जावा हो, चाहे आपका मैक ओएस हो, या फिर विंडो हो, या फिर मोबाइल हो, या फिर लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। और ये कोई भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ये क्या कर सकता है, आइडल होता है, मतलब सेम ही रहेगा। कोई भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। वहीं पे इसके की फीचर्स की बात करूं तो ये पोर्टेबल है। मैंने बताया कि एक बार आपको कोड को राइट करना है, उसके बाद आप इसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं। इसीलिए इसकी ये कैपेबल होता है कहीं पे भी रन करने के लिए। तो यहाँ पे वोरा आप याद रखेंगे, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, वहीं पे देख सकते हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ये रियल वर्ल्ड से, मतलब ये रियल वर्ल्ड के जैसे यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। इसके अंदर आप क्लासेस का यूज कर सकते हैं और उसके साथ में यहाँ पे किसका, मैथड्स का यूज कर सकते हैं। जो क्लासेस होंगी, क्लासेस हमारी के अंदर कितनी चीजें, मेनली 2 चीजें यूज की जाती हैं। एक होता है स्टेट्स और दूसरा होता है हमारा बिहेवियर। क्या होता है? बिहेवियर। तो अब जैसे मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ, सपोज एक डॉग है। तो जो डॉग है, तो डॉग क्या है, क्लास है। तो क्लास के क्या होंगे, कुछ होंगे स्टेट्स, ठीक है, और कुछ होंगे उसके बिहेवियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो बिहेवियर स्टेट्स होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, और जो बिहेवियर होते हैं उनको बोलते हैं फंक्शन, या फिर बोलेंगे उनको मैथड। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। जो प्रॉपर्टी के जैसे मैं बताऊं तो जैसे डॉग की प्रॉपर्टी क्या है, उसका कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक हो, उसकी एज कितनी है, ठीक है, उसके कान कितने हैं, ठीक है, एयर कितने, आईज कितनी है, तो वो सभी क्या है, प्रॉपर्टीज है। लेकिन वो भौंकता है, इट मीन्स ये बार्क करता है, रन करता है, ईट करता है, तो ये सभी क्या है, इसकी ये बिहेवियर है या फंक्शन है, ये बिहेव करता है लाइक दिस, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द बिहेवियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे देखो एक रियल वर्ल्ड टाइप का प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, अब मैंने एक क्लास बना ली डॉग नाम की। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बना लिया डॉग नाम की, जिसमें मैंने उसके कलर वलर दे दिया। जैसे मुझे एक डॉग क्रिएट करना है गेम के लिए, तो गेम के लिए डॉग क्रिएट करना है। उस डॉग का नाम D1 हो सकता है, उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, उसकी एज 12 ईयर होगी, और उसके कान 2 होंगे, और उसका जो वो बार्क करता है कि नहीं करता है, हाँ करता है।
ठीक है, खाना खाता है कि नहीं खाता है, खाता है, तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी को देख सकते हो, ये रियल वर्ल्ड के जैसे हम काम कर सकते हैं, इसीलिए हम इसमें इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वहीं पर रोबस्टनेस की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं। वहीं पे सिक्योरिटी की बात करूं तो प्रोवाइड द सिक्योर रन टाइम एनवायरनमेंट, ये सिक्योर रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होती है, जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलेशन होता है, तुरंत ही रन हो जाता है। वहीं पर मल्टी थ्रेडिंग की बात करूं तो मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है कंकरेंट प्रोग्राम्स। जैसे हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंसली, अगर आपने एक प्रोग्राम रन किया तो सिंपल एक प्रोग्राम जब तक रन नहीं होगा तब तक दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को हम रन नहीं कर सकते। जैसे पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें आपको वहां पे कोर्स नहीं मिलती थी, आपको देखा होगा कि आपको 8 कोर मिल रहा है कंप्यूटर की, नहीं CPU की, और ऐसे हेक्सा कोर मिलता है, ऑक्टा कोर मिलती है ना, तो वो जो जितनी ज्यादा कोर्स होंगे उतना ही वो मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले नहीं, अब लेकिन हम मल्टी थ्रेडिंग भी जावा के थ्रू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कंकरेंट यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही साथ में हम मल्टीपल प्रोग्राम को, ये जैसे 3 प्रोग्राम है इनको एक ही साथ में हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या हम इनको मैथड बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 मैथड्स हैं, 3 मैथड्स को अगर रन करना है तो हम एक एक को अलग अलग रन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू एक ही साथ में सभी को कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा था। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं। तो हिस्ट्री में क्या हुआ, देखो मैं इसको ज्यादा मैं डीप में नहीं जाने वाला हूँ, बस देखो हिस्ट्री जो थी यहाँ पे देख सकते हो 1991 में इसको इनिशिएट किया गया एक ग्रीन प्रोजेक्ट के, ग्रीन प्रोजेक्ट के थ्रू जेम्स कॉसलिंग ने यहाँ पे, और किसके द्वारा, जेम्स कॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन ने यहाँ पे इसको इनिशिएट किया। फिर जो 1995 था इसको ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया जावा 1.1 बाय द सन माइक्रोसिस्टम के थ्रू, इसीलिए इसको फादर ऑफ जावा बोलते हैं। और 1996 में ये जो फर्स्ट मेजर रिलीज था जिसके साथ में जेडी के साथ में 1.0 वर्जन रिलीज किया गया, जेडी को हम क्या बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। वहीं पर जो 1997 था वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा 1.1 हुआ, और यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर इनर क्लासेस थी और जावा बीन्स था। ये सभी चीजें आपको जावा बीन्स हो सकता है इस यूनिट में ना बताए, इस सब्जेक्ट में ना बताया जाए, लेकिन आपको वेब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जावा बीन्स पढ़ना होगा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे ये मतलब उसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड की गई, आपको जस्ट इतना समझना है। तो 2004 क्या है, ये जावा 5.0 इंट्रोड्यूस जेनेरिक मेटा डाटा और इनोमरेटेड टाइप्स, ये चीजें यहाँ पे डेवलप की गई, ठीक है। और जावा बीन को मैं बताऊं तो जावा बीन हमारा वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे ओरेकल, यहाँ पे जो 2009 था वहां पे ओरेकल एक्वायर्स सन माइक्रोसिस्टम्स एंड कंटिन्यूस जावा डेवलपमेंट, ठीक है। और 2017 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा 9 आ गया विद द मॉड्यूल सिस्टम, ओके। अब इसमें हम बहुत सारे मॉड्यूल्स बना सकते थे। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, एक मैंने फंक्शन बना लिया, अब उस फंक्शन को हम दूसरी फाइल्स में यूज कर सकते हैं, उसी को हम मॉड्यूलराइजेशन बोलते हैं। वो आगे चल करके हम सबको यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट, अब जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसके रेगुलर फीचर्स रिलीजेस एवरी 6 मंथ, हम 6 मंथ के पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं, जावा के रिलीजेस देखते हैं कि वो अपने अपने नए नए वर्जन रिलीज कर रहा है। आई होप आपको हिस्ट्री इसकी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको फिर से पढ़ सकते हैं और आप इसको क्लियर कर लें, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं बता दूं, अभी मैं यहाँ पे 1.12 हेडिंग पे चल रहा हूँ, इसमें 1.40 हेडिंग्स है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा यहाँ पे ये यूनिट होने वाली है। तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा पैसेंस के साथ देखना है, और हो सकता है कुछ इसमें ज्यादा वीडियोस बन जाएं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा हो सकता है स्लो भी हूँ, लेकिन आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए 1.3 जो हेडिंग है वो क्या है, JVM, ये जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है उसको हम थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो JVM जो है एक रन टाइम इंजन होता है जो एग्जीक्यूट करता है किसको, जावा बाइट कोड को। जो जावा का कोड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, ठीक है, a.java नेम से, अब यहाँ पे जावा एक्सटेंशन हो गई, ए नाम फाइल का है, ठीक है, ए नाम की फाइल है, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो एग्जीक्यूट करने करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे JVM करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बाइट कोड एग्जीक्यूशन कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू द मशीन कोड, जो बाइट कोड होगा वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन, तो इसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो कौन कौन सी, एक तो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना और मेमोरी को मैनेज करना।
और ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपने एक बार बाइट कोड तैयार कर लिया, आप कहीं पे भी उसको रन करेंगे, वही आंसर आने वाला है, और कहीं पे भी ये एरर जनरेट नहीं करेगा अगर आपने एक बार रन कर लिया है। ठीक है, तो जेवीएम समझ में आ गया होगा। ठीक है, जीआरई को मैं देख लेता हूं। तो जीआरई को हम बोलेंगे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो जीआरई है, ये एक पैकेज होता है, ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी लाइब्रेरीज। जो भी आपकी लाइब्रेरीज उसमें ऐड कर रहे हो, जैसे हो सकता है कोई मैथ की लाइब्रेरीज ऐड कर रहे हो सकता है कि आप जैसे कोई प्रिंट एलन नाम से आप सुने होंगे कि प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, स्कैन करने के लिए अलग यूज किया जाता है। अगर आप उस टाइप की लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, या फिर आप जेवीएम का यूज कर रहे हैं, तो जेवीएम है या अदर कंपोनेंट्स है जो जावा के रन एप्लीकेशन किए जाते हैं, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, वो जीआरई के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वहीं पे मैं बात करूं कि इट इंक्लूड्स जावा लाइब्रेरीज, जावा वर्चुअल मशीन मतलब जेवीएम, और रन टाइम टूल्स मतलब यूटिलाइजिंग लाइक वेब स्टार्स एंड जावा प्लगइन्स। तो जावा प्लगइन्स जो है वो भी यहाँ पे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको आई होप समझ में आया होगा जीआरई क्या होता है और जेवीएम क्या होता है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते। नाउ अब हम यहाँ पे जावा का इन्वायरमेंट देखने वाले हैं कि जावा का इन्वायरमेंट क्या कहता है। तो जावा इन्वायरमेंट में क्या होगा कि इन्वायरमेंट कंसिस्ट फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट की होगी, किट होगी, जीआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होगा, और उसके साथ में यहाँ पे क्या होगा, जेवीएम होगा, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे जेडीके क्या होता है, इंक्लूडिंग जेआरई डेवलपमेंट टूल लाइक कंपाइलर जावा सी एंड डिबगर एंड नेसेसरी टूल्स फॉर द जावा डेवलपमेंट। मतलब अब यहाँ का कहने का मतलब क्या है, जो हमारा जेवीएम है, ये जो जेवीएम है वो किसके अंदर अंदर आता है, वो जे आर ई के अंदर आता है, और जीआरई किसके अंदर आता है, वो हमारा जेडीके के अंदर आता है। तो आप कहीं पे भी जावा को डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, किसको, जावा को अगर आप अपने कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जेडीके को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप एक बार जेडीके को डाउनलोड कर लेंगे, उसके उसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, जेआरई भी मिल जाएगा, और उसके साथ में यहाँ पे जेवीएम भी मिल जाएगा। ठीक है, आप ये कैसे यूज होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको मैंने वहां पे ऊपर बता दिया है। ठीक है, और इसके साथ में आपको कंपाइलर मिल जाएगा। इस जेडी के अंदर क्या हो जाएगा, कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर अगर आपको कोई भी कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइल करता है, ये कंपाइल करता है, क्या करता है, कंपाइल, फाइल को कंपाइल करता है। मतलब इसका क्या है कि ये फाइल को कंपाइल कर रहा है, इसमें कौन सी जो भी एरर्स होंगी और जो भी बग्स हैं, या फिर कोई भी वार्निंग्स आ रही हैं, उनको ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि आपका जो कोड है वो सही है या नहीं है। अगर बग्स एरर या वार्निंग मिलती है, देन ये क्या करता है, वो शो कर देता है आपको आपके स्क्रीन पे। ओके, तो जैसे सपोज मेरी एक फाइल नाम है abc.java, और अगर आपको इस फाइल को कंपाइल करना है, तो आपको सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, JVAC जावा सी एंड abc.java। ठीक है, ये आपको लिखना है, आपकी फाइल यहाँ पे रन हो जाएगी। तो अब ये कैसे रन होगा, ये सभी चीजें हम अच्छे से डीप में देखने वाले हैं, तो उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है। ठीक है, और तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जावा सोर्स फाइल सिस्टम क्या होता है। तो जावा सोर्स फाइल सिस्टम टिपिकली फॉलोज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, आपको सबसे पहले पैकेज को डिक्लेयर करना है, ये ऑप्शनल होता है। मतलब आप जावा की कोई भी एक फाइल लिख रहे हैं, सोर्स फाइल का मतलब क्या है कि आप कोई एक फाइल बना रहे हैं। ठीक है, जावा की अगर आप कोई एक फाइल बना रहे हैं, तो आप अगर फाइल बना रहे हैं, तो सपोज एक फाइल है जिसका नाम है फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है, लेकिन एक्सटेंशन आपको लगाना क्या पड़ेगा, जावा की फाइल है तो जावा डॉट जावा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फाइल का नाम हो जाएगा। उसके बाद में इस फाइल के अंदर आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पैकेज। मतलब पैकेज का नेम क्या है, ये पैकेज क्या होता है ये बताता है। डिफाइंस अ पैकेज टू विच द क्लास बिलोंग, मतलब कौन सी क्लास इस पैकेज के अंदर बिलोंग करती है। तो आप ये पैकेज क्या होता है, ये सभी चीजें आपको आगे पता चल जाएंगी। तो ये क्या है, ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। वहीं पे इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसके पैकेज के बाद में आपको कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी है। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी ऑप्शनल है। मतलब आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो क्लास है ये आपको लिखना ही लिखना है। दैट इज द वेरी नेसेसरी थिंग्स इन द जावा। तो आपको यहाँ पे क्लास लिखनी पड़ेगी। अब क्लास लिखने के बाद में इसी के अंदर आप कुछ भी जो भी आपको कोड लिखना है, वो हम कोड कहाँ पे, इस क्लास के अंदर ही लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी एक फाइल है उसके अंदर मल्टीपल क्लास हो सकती है।
लेकिन एक चीज जो है इंपॉर्टेंट, अगर आपने एक फर्स्ट डॉट जावा नाम से फाइल बनाई है तो एक क्लास जो होगी वो आपकी फर्स्ट नाम से बनेगी ही बनेगी। ये आप ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि अगर आपकी फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा है देन आपकी एक क्लास जो होगी वो आपकी फर्स्ट नाम से क्लास बनेगी ही बनेगी, और उसके साथ में हो सकता है मल्टीपल क्लासेस हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे जावा का फाइल सोर्स सिस्टम कैसे डिफाइन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया कि फाइल नेम डॉट जावा लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले मैंने पैकेज डिफाइन किया, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट डिफाइन कर ली, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी। तो यहाँ पे वो फाइल का नेम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो क्लास है वो लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे फाइल का नेम ए है तो यहाँ पे जो क्लास होगी वो भी क्या होगी, ए होगी। ठीक है, और एक क्लास, अगर यहाँ पे दो क्लास होंगी तो दूसरी क्लास का नाम कोई भी हो, लेकिन एक क्लास वही होगी जो फाइल का नेम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर हम फील्ड्स का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, एरे बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये आगे चल करके हम अभी समझने वाले, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और मेथड्स बना सकते हैं। मेथड्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो फंक्शन हम सब लोग अभी तक पढ़ते थे, नहीं होता था कि हम फंक्शन सी में पढ़े हैं और भी पाइथन में लैंग्वेज में पढ़े हैं ना, उन्हीं को हम मेथड यहाँ पे बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हमारे जावा का। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंपाइलेशन फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कि हम फाइल को कंपाइल कैसे करते हैं। तो वो कंपाइल करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेडीके डेवलपमेंट, मतलब जावा डेवलपमेंट किट होनी चाहिए। जब तक आपके पास जेडीके नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद में अगर आप में कंपाइलर नहीं है जावा का, अगर कंपाइलर नहीं है जावा का, देन आप क्या कर सकते हैं, आपका जावा का कंपाइलर नहीं है तो यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल कंपाइलर जावा। तो आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। अगर आपका यहाँ पे कंपाइलर डाउनलोड हो गया होगा, तो अगर आप में है कंपाइलर तो आपको सिंपल क्या करना है, सीएमडी यहाँ पे ओपन करना है, उसके बाद में JAG जावा सी, और उसके बाद में डबल / एंड वर्जन आपको डालना है। जैसे आप डालेंगे तो देखो मेरा 22.0.1 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे में जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे ये होता है तरीका आपको चेक करने का कि मेरे में जावा जो जेडीके है वो इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जावा सी मैं क्यों यूज कर पा रहा हूँ, आपको पता चल पाया कि नहीं। यहाँ पे देखो मैंने जब सीएमडी डाला, इसके अंदर जब मैं जावा सी लिखा और उसके बाद में डबल / वर्जन लिखा, देन ये देख सकते हो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर आप में जेडीके इंस्टॉल नहीं है देन आप में ये एरर आ सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि जो जावा सी एक यहाँ पे कमांड है वो किसके अंदर आती है, वो हमारी जेडी के अंदर आती है, जेडीके के अंदर। तो आपको जेडीके यहाँ पे होना ही होना है। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे काम करने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपाइलेशन मेथड्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेना है कंपाइलर से। फिर क्या करना है, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना है बाई जेवीएम, और उसके बाद में क्या करना है, इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोड को राइट करो, कंपाइल करो और उसके बाद रन करो। ठीक है, रन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ द जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले कोड को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, वेट अ मिनट। आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। जैसे मैंने बताया, तो आपको एक फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल लेटर बना सकते हैं, इसका फर्स्ट डॉट जावा लिखेंगे, एक ये फाइल बन जाएगी। अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है, कोड को राइट करना है। तो कोड आपको राइट करना है, जो आप यहाँ पे कोई भी कोड राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल फर्स्ट लिखूंगा। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप PSVM लिखेंगे, यहाँ पे PSVM लिखेंगे तो यहाँ पे ये इतना बड़ा कोड लिख जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, जो मैं बताता हूँ वो आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है SOUT साउथ। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये system.out.println लिख देगा। अब इसके अंदर लिख सकते हो माई नेम इज DSL को। ठीक है, तो बस इतना मैंने लिखा। अब उसके बाद में इस फाइल को क्या करना है, सिंपल यहाँ से रन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे देन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये माई नेम इज जावा हो चुका है। तो देखो ये कैसे हुआ, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे देखो मैंने पहले नंबर पे क्या किया, कोड को राइट किया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे क्या किया, रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे दो कमांड रन हुई। वो दो कमांड क्या थी, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा फाइल को,
उसके बाद में ये क्या करेगा, जावा फर्स्ट क्या करेगा, ये फाइल को रन करेगा विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे JAVAC और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो ये फाइल देखो एक एक्स्ट्रा बन चुकी है बाइट कोड के साथ में। इसके अंदर क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पे हम कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर क्या है, हमारे बाइट कोड है। तो ये इस फाइल से जनरेट हुआ है। तो ये कैसे जनरेट होता है, कंपाइलेशन के बाद में। तो कंपाइलेशन का होता है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे कंपाइल किया था ना, जब इसको रन किया तो पहले कंपाइल किया, साथ में ही रन किया। तो इसीलिए यहाँ पे कंपाइल भी हो गया, फाइल भी बन गई, उसके साथ में यहाँ पे आउटपुट भी आ गया। लेकिन मैं ये दोनों अलग अलग प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा, मैं इस फाइल को डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे इस बटन के थ्रू नहीं, मैं यहाँ से रन करना चाहता हूँ। तो सिंपल क्या करूंगा, जावा सी, और हम फाइल का नाम लिख देंगे फर्स्ट डॉट जावा। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये बाइट कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जैसे यहाँ पे बाइट कोड जनरेट हो गया, आपको सिंपल क्या लिखना है, जावा और उस बाइट कोड के फाइल का नाम सिंपल फर्स्ट, जावा फर्स्ट है ना, तो बस इतना लिखा। और यहाँ पे देख सकते हो माई नेम इज DSLGO आ चुका है। तो यही तो मेरा यहाँ पे लिखने का तरीका था। अगर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा दिया है तो आप यहाँ पे अच्छे से इसका कंपाइलेशन फंडामेंटल समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सोर्स कोड को लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद में कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करेंगे, यहाँ पे जावा सी hello world डॉट जावा, मतलब जो भी आपका फाइल का नाम होगा वो लिखेंगे। सिंपल ये क्या होगा, सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको एक बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम का यूज करना पड़ेगा। जेवीएम कैसे यूज कर सकते हो, जावा और जो क्लास बनी है, मतलब जो ये hello world डॉट जावा थी, ये क्लास में जो बाइट कोड कन्वर्ट हुआ है उसको जावा और सिंपल उस फाइल का नाम मतलब हेलो वर्ल्ड। और मेरे पास कौन सी फाइल थी, फर्स्ट थी, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कंपाइलेशन फंडामेंटल समझ सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिफाइनिंग क्लासेस इन द जावा। लेकिन आपको पता होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ज्यादा नहीं बताया था, लेकिन आपको एक चीज बताई थी कि आपको अगर कोई एक फाइल है तो उसमें लिखना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पैकेज लिखना है। अगर पैकेज का नाम आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, दोनों चीजें। ऐसे आप दूसरा क्या दे सकते हैं, इंपोर्ट। आप कोई फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर चाहते हैं तो सही है, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक क्लास बनानी पड़ेगी। और वो क्लास कौन सी होगी, सिमिलर टू फाइल नेम, मतलब फाइल नेम के, फाइल नेम से ही आपको, सिमिलर टू फाइल नेम, कि फाइल का नेम क्या है। जैसे फाइल का नेम अगर ए है, देन आपको क्लास ए बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, क्लास ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। तो आपको पैकेज बनाना होता है, इंपोर्ट होता है, और क्लास, एक क्लास आपको वही बनानी पड़ेगी जो फाइल होगी। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि हम एक फाइल के अंदर, जैसे ये एक फाइल है a.java, तो इस फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। तो आप एक क्लास नहीं, मल्टीपल क्लासेस कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे सपोज मुझे एक क्लास बनानी है, उसका नाम है बी। तो बी नाम की क्लास बनानी है, तो हम कैसे लिखेंगे, पब्लिक क्लास, और माई क्लास की जगह पे हम सिंपल क्या कर देंगे, बी। और यहाँ पे जैसे नंबर है और टेक्स्ट है, इसकी जगह पे हमें ए प्रॉपर्टी बनानी हो सकती है, बी प्रॉपर्टी बनानी हो सकती है, वहां पे भी बना सकते हैं। इसमें हो सकता है एबीसी नाम का मेथड बनाना हो, इसकी डिस्प्ले की जगह पे हम डिस्प्ले की जगह पे ये एबीसी नाम का मेथड बना सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो फील्ड्स होती है वो प्रॉपर्टी होती हैं, और वहीं पे जो मेथड्स होते हैं वो बिहेवियर्स होते हैं, मतलब काम क्या करेगा। तो ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कहीं पे भी लिखा होगा, वहां पे आप समझ जाएंगे ये प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे पाइथन में प्रिंट का यूज किया जाता है, सी में प्रिंट एफ का यूज किया जाता है, ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यहाँ पे यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने कहा इसको प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो भी चीज डबल कोट्स में होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नंबर, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब प्लस ये ऑपरेटर किसके लिए, ऐड करने के लिए, स्ट्रिंग को ऐड करते हैं। जैसे नंबर की वैल्यू, सपोज मैंने नंबर की वैल्यू मान ली यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वहीं पे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, सपोज टेक्स्ट है मेरा ABC, तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ABC। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, कुछ इस टाइप से आने वाला है। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे क्लास को हम डिफाइन करेंगे, मेथड का यूज क्या होता है, और फील्ड क्यों हम बनाते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा, इसकी थ्योरी जो है वो देख लेते हैं। तो क्लासेस क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है जावा को, किसको, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट और मैं क्लासेस में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। जैसे मैं बताता हूं कि आपने जैसे कार देखी होगी, ठीक है, तो कार कितने टाइप्स की होती है, कार एक देखो बहुत सारी टाइप की, एक सुजुकी टाइप की हो सकती है, मारुति सुजुकी हो गई, ठीक है, ऐसे आपके पास एक बोलेरो हो गई, ठीक है, एक फरारी हो गई। तो इस टाइप की जो देखो यहाँ पे बहुत सारी कार हो गई। जो ये कार है, देखो ये मल्टीपल टाइप्स की कार दिख रही है, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। इनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन ये जो कार क्लास है, ये क्लास के, कार के अंदर ही तो ये सभी चीजें आ रही हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी क्लास हो गई।
जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन के अंदर हम भी आएंगे। जैसे मेरा नाम अभय है, आपका नाम हो सकता है रमेश हो, ठीक है, आपका नाम हो सकता है सुरेश हो। तो ये जो बंदे हैं ये क्या है, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये पर्सन क्या है, ये क्लास है। समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डॉग, जो डॉग है, डॉग के अंदर हमारे पास एक ब्रीड नाम का डॉग हो सकता है, दूसरी बहुत सारी ब्रीड्स होती है ना, सी नाम की ब्रीड हो गई। ये जो अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं, टाइप के कलर ब्रीड्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। लेकिन जो डॉग है ये क्या है, क्लास है। ऐसे जानवर के लिए जैसे एनिमल है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ काऊ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डॉग, ठीक है, कैट, एलिफेंट, तो ये सभी क्या हो गए, ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट्स। और ये किसके अंदर आते हैं, ये एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो एनिमल क्या हो गई, हमारी क्लास हो गई। आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस समझ में आएगा। तो पहले देखो, एनिमल क्या है, एक हमारा ब्लूप्रिंट है, और उसी के हिसाब से क्या होते हैं कि काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, ये सभी चीजें बनती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। जैसे पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, अभय, रमेश, सुरेश, ये सभी क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है। जैसे मैंने कहा कि जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी कंस्ट्रक्टर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, क्लास जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, स्टेट्स होती हैं, और उसी के साथ में क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, मैं बिहेवियर्स को बताया, उन्हीं को मेथड्स बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, या फिर इनको प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर स्टेट बनाई, तो स्टेट की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए, स्टेट की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन या इनिशियलाइजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम उसी के टाइम पे क्या करें, जो हमारे आइडेंटिटी है या जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू सेट कर दें, उसी को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स एंड दे हैव द सेम नेम एज द क्लास, नो रिटर्न टाइप। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। और यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जो क्लास का नेम होने वाला है। तो देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे पब्लिक क्लास एंड माई क्लास, इस क्लास का नाम माई क्लास है। देन देखो, कंस्ट्रक्टर का भी नाम माई क्लास है। जैसे इस क्लास का नाम ए होता, तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होता है, ए होता। तो चलिए अब यहाँ पे मेथड्स को देख लेते हैं कि मेथड्स का यूज क्या होता है। जो मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेथड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएटिंग फ्रॉम द क्लासेस। ये क्लास के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, वहीं पे दे कैन टेक पैरामीटर्स और रिटर्न द वैल्यू। ये पैरामीटर्स भी ले सकते हैं और वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं। जो हमारे पास, जैसे मैंने डिस्प्ले लिखा, ठीक है, अब उसके अंदर एक पैरेंथेसिस यहाँ पे बनाते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने लिख देता हूँ, कभी कभी देखा इंट ए लिख दिया, इंट एन लिख दिया, इंट एम लिख दिया। तो ये जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स बोलेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, तो ये दोनों चीजें क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाई, डिस्प्ले बना लिया, साथ में एक और मेथड बनाया। ये क्या है, ये मेथड है, और ये भी क्या है, एक और मेथड है। तो ये हमारा है विदाउट पैरामीटर, ये क्या है, विदाउट पैरामीटर, और रिटर्न, ना कि कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ना ही कोई पैरामीटर है। देखो, जहां पे रिटर्न यूज होगा वही रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो ये क्या है, विद पैरामीटर, विद पैरामीटर एंड रिटर्न। वेल, अब यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर की हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारी 1.11 हेडिंग होने वाली है। देख सकते हो यहाँ पे, एक्सेस स्पेसिफायर डिटरमाइंस द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स। मतलब जो हमारे क्लास के मेंबर्स होंगे। अब मेंबर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी फील्ड हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वो दिखेंगे, विजिबिलिटी उनकी कैसे होने वाली है, वो कौन डिफाइन करता है, वो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता है। ये हमारे कुछ 3 या 4 टाइप्स के होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट। ओके, तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। जो पब्लिक होता है वो क्या होता है, वो जो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई वेरिएबल है, वो हर क्लास से एक्सेस करा जा सकता है। प्रोटेक्टेड क्या करता है, वो सिर्फ सेम पैकेज और सब क्लासेस में ही एक्सेस किया जा सकता है। वहीं पे डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट जो होता है वो ओनली विद इन द सेम पैकेज एंड वहीं पे प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट क्या करता है, एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। ठीक है, तो अभी जैसे ये थोड़े से क्या लग सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए कोड लिख दिया है। देख सकते हो, ये मेरे पास क्लास है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल पब्लिक बनाना है, तो आप सिंपल, जैसे आप इंट नंबर नाम का वेरिएबल बनाते थे, उसके आगे क्या करेंगे, पब्लिक लिख देंगे। ऐसे अगर प्रोटेक्टेड बनाना है तो प्रोटेक्टेड लिख देंगे। अगर आपको डिफॉल्ट बनाना है तो कोई भी आपको मॉडिफायर लिखने की नहीं जरूरत है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे।
ऐसे ही अगर आपको प्राइवेट लिखना है तो हम प्राइवेट आगे लिख देंगे और वेरिएबल बनाने का मेथड हमारा यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा यहाँ पे ये मेथड होता है डिफाइन करने का एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है और जो इंट है ये प्राइवेट है, ये काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे एक फाइल बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं ए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक इंट नंबर मैंने बना लिया वेरिएबल। ठीक है, अब इस इंट वेरिएबल नंबर बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइड डिस्प्ले नाम से एक मेथड बना लेते हैं और ये सिंपल क्या करेगा, उस वाली वैल्यू को सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे देखो सिंपल प्रिंट कर देगा जो वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं, ए, उसके बाद डबल ए कर लेंगे, कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का, न्यू, और उसके बाद में सिंपल ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, डबल ए डॉट नंबर की वैल्यू मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। नंबर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 23 कर दी और उसके बाद में डबल ए डॉट डिस्प्ले की होता है। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, अब देखना इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो 23 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने डिस्प्ले किया तो यहाँ पे 23 आया है, जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे। ऐसे हम सब लोग अभी बहुत देर से प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे यहाँ पे मैं अगर प्राइवेट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट कर दूं फिर क्या होगा, ये हमें देखना है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो जब मैंने प्राइवेट किया तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया है तो इस मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। भाई इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, अब ये दूसरा आदमी नहीं यूज कर सकता है, समझ में है ना। तो ये मेथड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू नंबर इक्वल टू 22 रख देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जो आपने यहाँ पे यूज किया है ये गलत किया है, इससे कोई काम नहीं हो पाएगा। अब देखता हूँ देख सकते हो 2 आ चुका है, मतलब हम इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ये प्राइवेट का मतलब होता है। चलो हम पब्लिक का देख लेते हैं। अगर पब्लिक हमारे डिफॉल्ट टाइप से होता है, देखो पब्लिक का मतलब हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो हम चाहे वहां पे मैंने देखो यहाँ पे अगर 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन किया है, तो इसकी आंसर कितना आने वाला है देख सकते हो, यहाँ पे 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं तब आंसर कितना आएगा, तब भी इसका आंसर 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले के पहले चेंज कर दे रहा है। मगर मैं इसको हटा दूं तब क्या होगा, तब देख सकते हो इसकी वैल्यू 23 आएगी, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं प्रोटेक्टेड की बात करूं तो प्रोटेक्टेड क्या कहता है वो आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ तो प्रोटेक्टेड लिखने के बाद में देखता हूँ क्या ये वैल्यू यहाँ से चेंज होती है, कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। रन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ से वैल्यू मैं चेंज कर पा रहा हूँ। जब मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूं तो सेम पैकेज के साथ में तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम कोई दूसरे पैकेज के साथ में नहीं कर पाते हैं। ये देख सकते हो प्रोटेक्टेड का मतलब है कि हम कोई पैकेज जैसे बनाएंगे वो आगे हम सब लोग पता चल पाएगा, या सब क्लासेस होती हैं उनके अंदर हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड वाले वेरिएबल्स को, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। देखो ये जो क्लासेस है ये देखो एक ही फाइल के अंदर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्टेड का यूज हम कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चाहे एक्सेस स्पेसिफायर कहेगा एग्जाम में या एक्सेस मॉडिफायर कहेगा तो आपको सेम ही आंसर देना है। तो ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता है। चलिए हम फाइनल कीवर्ड की बात करते हैं। तो फाइनल कीवर्ड क्या कहता है, अ फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द कांस्टेंट एंड प्रिवेंट इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग। अगर आप जैसे फाइनल कोई भी चीज बना देते हैं वेरिएबल्स को या कोई फंक्शन को, तो हम उसको ओवरराइड करना ही कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर मैंने बना दिया तो हम उसको अनचेंज ही रहेगा, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कांस्टेंट, जैसे पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो अब इसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे तो कैसे, फाइनल आगे लगा देंगे, तो हमारा जो कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू आगे चल करके कहीं पे चेंज नहीं होने वाली है। समझ में आया। तो ये मेथड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिखी, क्लास के अंदर इंट कांस्टेंट नंबर, ये तो वेरिएबल बनाने का तरीका होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके आगे मैंने फाइनल लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर समझ गया कि इसकी वैल्यू आगे चेंज नहीं हो सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे ऐसे देखो ये मेथड बनाया। अब इस मेथड को वाइड डिस्प्ले है, इसके आगे फाइनल लगा दिया तो वो समझ जाएगा कि जो फाइनल जो वाइड डिस्प्ले है ये आगे चल करके मेथड ओवरराइट नहीं होगा या दोबारा से चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर दी नंबर इक्वल टू 2। ठीक है, अब जैसे मैंने इसकी वैल्यू सेट की तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब डिस्प्ले करूंगा तो यहाँ पे आएगा और नंबर की वैल्यू 2 सेट किया, वही यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, अगर मैं सिर्फ इंट नंबर रखूं तब भी क्या आएगा, आंसर 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको फाइनल कर दूं, फाइनल कर दिया
और उसके साथ में मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 कर देता हूँ। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या दे रहा है कि फाइनल वेरिएबल कैन नॉट असाइन अ वैल्यू, हम दोबारा से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, जब फाइनल करते हैं वहीं पे हम वैल्यू को सेट कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है। और जो ओवरराइड वाला मेथड था तो हम उसको फाइनल अगर करना है तो यहाँ पे हम फाइनल कर सकते हैं, मतलब जो हमारा ये मेथड होगा इसको भी हम अदर कहीं दूसरी क्लास से इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये हमारा यहाँ पे मेथड होता है फाइनल का। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे मेथड वाला आगे चल करके जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ज्यादा घुसेंगे, आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम समझ जाएंगे फाइनल को। तो अभी आपको सिर्फ इसी को समझना है, अगर कोई वेरिएबल या प्रॉपर्टी को फाइनल कर देते हैं तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है। तो चलिए हम कमेंट के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कमेंट क्या होता है। तो कमेंट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड और इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। मतलब देखो ये वाला हम कमेंट बहुत देर से यूज कर रहे हैं, मैंने बताया भी था। तो 3 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और जावा मतलब जावा डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम अपना यहाँ पे मल्टी लाइन, इसको हम मल्टी लाइन क्या बोल सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, या जावा डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये हमारा यूज होता है। मल्टी लाइन के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से स्टार्टिंग करेंगे और एंड हम इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में जो भी हम लिखना चाहेंगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंगल लाइन के लिए हम सिंपल डबल स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, कमेंट ऐसी चीज होती है जो एक्सप्लेन करता है कोड को और इग्नोर कर दिया जाता है कंपाइलर से, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ दिस इज अ कमेंट। ओके, ये मेरा एक कमेंट हो गया जो कि मैं रन करूंगा तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जैसा था प्रोग्राम मेरा कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर मुझे मल्टी लाइन चाहिए तो मल्टी लाइन के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल ये हमें यहाँ पे इस टाइप से स्टार्टिंग करनी होगी। अब हम यहाँ पे मल्टी लाइन यहाँ पे देख सकते हो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, और यही हमारा जावा डॉक भी कहा जाता है। तो ये हमारे कमेंट्स हो गए, और ये इतनी चीजें हमारी थी जो यूज होती हैं कमेंट्स में जावा लैंग्वेज में, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों चीजें मैंने बता दी हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं यहाँ पे देख सकते हो। जावा प्रोवाइड द सेवरल डेटा टाइप्स कैटेगरीज इनटू 2 टाइप्स। तो जो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स आते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और एक रेफरेंसिव होते हैं। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अब तब तक हम वेरिएबल को देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, एक टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज आपके पास एक वैल्यू है, वो वैल्यू हो सकती है 5 है। अब इस वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टोर करेंगे, आपके पास एक बॉक्स होगा। अब उस बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया और इस बॉक्स का कोई ना कोई नेम होगा ना, तभी तो हम पहचान पाएंगे। अगर आपके पास ऐसे 5 बॉक्स हुए तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन से बॉक्स में मैंने 5 रखा था। यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि नहीं दिख रहा हो ना। जैसे आप शुगर लेकर के आए, ठीक है, एक साथ में सॉल्ट लेकर के आए, दाल भी लेकर के आए, ठीक है, तो ये 3 चीजें लेकर के आए और आपके पास 3 किचन में बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, सेम कलर के हैं, ठीक है, और सेम मतलब यहाँ पे साइज भी, मतलब वेट भी इनका तीनों का सेम ही है। तो आप अगर इनमें एक इसमें शुगर डाल दिए, इसमें नमक डाल दिए और इसमें क्या किया, दाल डाल दी, फिर उसके बाद अगर आपको सर्च करना पड़ेगा या बाद में आपको चाहिए, जब जरूरत है तो आप जाएंगे तो इन तीनों को ढूंढेंगे कि किसमें कौन सी चीज रखी है। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे उसका नेम लिख दें कि इसमें शुगर है, इसमें सॉल्ट है और यहाँ पे मैंने पर्ची लगा दी, तो वो पर्ची लगा देंगे जिससे क्या होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत जल्दी से। तो इसी टाइप की जो पर्ची है, जो पर्ची हम लगाते हैं कंटेनर पे, वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। समझ में आया? तो अभी देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये 5 है। अब 5 तो है, अब 5 का मैंने एक नेम रख दिया। नेम क्या रख दिया, NUMBR। तो अगर कहीं पे नंबर कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये 5 वैल्यू है। और जो ये नंबर है, इस नंबर के अंदर कौन सा डेटा टाइप है, मतलब कौन सा टाइप का डेटा है, वो कैसा है, इंट टाइप का। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप हो गया। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। और ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। और उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू हो गई। तो ये बस इतना ही होता है हमारा डेटा टाइप वेरिएबल में। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपके पास कहीं पे लिखा है इंट और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ 5, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा होगा। नंबर हो गया नेम वेरिएबल का, ये क्या है, वेरिएबल। और ये 5 क्या है, ये हमारा डेटा है उस वेरिएबल के अंदर। अगर नंबर की वैल्यू पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 5 होगी।
यहां तक क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये इंट है, इंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, इंट की मतलब होता है कि कोई 2 4 मतलब इंटीजर वैल्यू डॉट 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 1000। और अगर मैं यहाँ पे एक और टाइप का डेटा टाइप होता है फ्लोट नाम का, और फ्लोट के अंदर क्या होंगे, डेसिमल वैल्यूज होती हैं, 2.14 3.14 एंड 116.8। तो इस टाइप की जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है उनको फ्लोटिंग बोलते हैं। एक और डेटा टाइप होता है, उसका नाम होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेम लिखने के बाद अगर डबल कोट्स लगा हुआ है तो वो स्ट्रिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे दिस इज अ बॉय लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज अ बॉय लिखा लेकिन डबल कोट्स के अंदर है, तो इसका मतलब है ये हमारा स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपको कहीं पे सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर दिखता है, ए दिखे, या फिर आपको कहीं पे बी दिख जाए, कहीं पे सी दिख जाए, कहीं पे जेड दिख जाए, कहीं पे हैज दिख जाए, लेकिन ये सभी देखो सिंगल कोट्स के अंदर है, तो इनको हम कौन सा डेटा टाइप बोलेंगे, कैर डेटा टाइप बोलेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही यहां पे देख सकते हो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक रेफरेंसिव डेटा टाइप होता है। जो प्रिमिटिव होता है उसमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, इस टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं। मैं यहां पे बता दूं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि कंपाइलर के द्वारा दिए जाते हैं। इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप वी कैन डेराइव द रेफरेंसेस डेटा टाइप। रेफरेंसेस डेटा टाइप का मतलब है कि ये मैंने खुद से बनाए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंसेस डेटा टाइप। इनको डेराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये जो प्री डिफाइंड है उनसे डेराइव करते हैं। जैसे एरे है, क्लासेस है, इंटरफेसेस है, तो ये सभी हमारे क्या है, ये डेटा टाइप्स के रेफरेंसेस डेटा टाइप्स हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं। इंट नंबर इक्वल्स टू 10, तो इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है, नंबर क्या है, वेरिएबल है, उसमें वैल्यू कितनी असाइन है, 10 असाइन है। ऐसे देख सकते हो फ्लोट डेटा टाइप है, डेसिमल क्या है, वेरिएबल है, 3.14, एफ क्या है, अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू होगी 3.14 लिखने के बाद आपको एफ लिख देना है, जिससे आप ये फ्लोट वैल्यू यहाँ पे काउंट करी जाएगी। ऐसे कैरेक्टर लिखना है तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। अगर एक और डेटा टाइप होता है बुलियन, बुलियन तो आप नाम सुने होंगे, जिसकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो या तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे या फिर फॉल्स लिखेंगे, तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं। वहीं पे मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स हमारे कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इनको डिफाइन करने का तरीका क्या है, आप सिंपल डेटा टाइप लिखें। डेटा टाइप मैंने सपोज इंट लिख दिया, एन लिख दिया, तो ये डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद में अगर आपको कोई वैल्यू इसमें असाइन करनी है तो सिंपल उस डेटा टाइप का, सॉरी वेरिएबल का नाम लिखें, और उसके अंदर कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, 8 असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक और चीज मैंने कहा कि अब देखो इसको क्या बोलेंगे, डिफाइन करना, और इसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज करना। लेकिन अगर मैं कहूं दोनों चीजें मुझे साथ में करनी है तो कैसे करेंगे, तो यहां पे देख सकते हो डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल नेम लिखो, और यहां पे उसकी वैल्यू डाल दो। जैसे मैंने कहा डेटा टाइप मैंने लिख दिया फ्लोट, और वेरिएबल का नेम लिख दिया ए, और इसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दी 2.5। तो देखो ये डेटा टाइप हो गया और ये वेरिएबल हो गया, मतलब ये डिफाइन करने का तरीका हो गया। इसके अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी, मतलब ये इनिशियलाइज कर दिया। तो डिफाइन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों चीजें साथ में कर दी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, एक लोकल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दूसरा हमारा कौन सा है, इंस्टेंस टाइप का होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। तो लोकल वेरिएबल्स की मैं बात करता हूं, तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड, जो मेथड के अंदर, मेथड मैंने बताया था एक टाइप का फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन है तो उसको लोकल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले नाम का ये क्या है, मेरा मेथड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये मेथड है, तो इस मेथड के अंदर देख सकते हो एक लोकल वेर नाम का वेरिएबल बना दिया गया, जिसके अंदर वैल्यू यहाँ पे सेट है 10, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है, तो अब देखो लोकल वेर को यहाँ पे क्या करा जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और लोकल वेरिएबल यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और देख सकते हो उसके बाद में मैंने क्या किया, इसका एक इंस्टेंस बना लिया, जो कि मैंने बताया था कि कैसे आप यहाँ पे इंस्टेंस बनाते हैं या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है, जो क्लास नेम है वो लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम दो, उसके बाद इक्वल न्यू, फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम और पैरेंथेसिस कर दोगे, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हो जाता है। उसके बाद में क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट का नेम है उसके साथ में जो आपको मेथड कॉल करना है वो कॉल कर सकते हैं। मुझे डिस्प्ले को कॉल करना था, डिस्प्ले को कॉल किया, तो ये आएगा सिंपल, क्या करेगा, लोकल वेर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये कोड यहाँ पे काम कर रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं
इंस्टेंस वेरिएबल कैसे काम करता है? इंस्टेंस वेरिएबल कुछ नहीं होते, ये डिक्लेयर करे जाते हैं क्लास के अंदर और बट आउटसाइड इन द मेथड, मतलब ये मेथड के अंदर नहीं। देखो जो लोकल वेरिएबल थे वो मेथड के अंदर डिफाइन किए जाते थे, बट ये मेथड के आउटसाइड और क्लास के अंदर उसको ही हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये देखो ये हमारा मेथड है, दिस इज माय मेथड and but we cannot define in it, then we can simply say that now this method is called the instance variable. okay, तो देख सकते हो जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, अब देखो यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इस इंस्टेंस वेरिएबल को मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, देखो ये वैल्यू यहाँ पे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और उसके साथ में ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे भी एक्सेस, सॉरी यहाँ पे मैं कहीं पे एक्सेस वैल्यू को कर नहीं रहा हूं, अगर मैं करना चाहूं तो यहाँ पे मैं वैल्यू को कर भी सकता हूं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू को मैं एक्सेस भी कर पा रहा हूँ। कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ? मैंने यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्टैटिक नाम से भी जो है उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ही प्रैक्टिकल करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक क्या कहता है? ये डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक कीवर्ड के साथ में, लेकिन इनसाइड द क्लास, मतलब क्लास के अंदर किया जाएगा स्टैटिक कीवर्ड के साथ में, बट यहां पे क्या होगा? आउटसाइड एनी मेथड और कंस्ट्रक्टर, मतलब मेथड और जो कंस्ट्रक्टर होंगे उनसे बाहर होगा, मतलब ये सिमिलर टू इंस्टेंस होगा, ये सिमिलर टू इंस्टेंस वेरिएबल होगा, बट यहाँ पे स्टैटिक आगे लग जाएगा। जैसे देखो ये अगर डिफाइन किया जाता था इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते थे, बट इसके आगे स्टैटिक लग गया, इसलिए ये कौन सा वेरिएबल हो गया? स्टैटिक वेरिएबल हो गया। तो स्टैटिक वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि ये एक बार डिफाइन कर दिए जाते हैं और इनकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम करके देखेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करी जा रही है इसकी। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वैल्यू 15 सेट कर दी, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू यहाँ पे 30 डाल दी और यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे सेट करूंगा, अच्छा यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट 1 बनाया था उसकी वैल्यू मैंने कितनी सेट की? 15 सेट की, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट की है 30 सेट करने के बाद में अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 30। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 डिस्प्ले की वैल्यू में फिर से यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँ ऑब्जेक्ट 1 की, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? चलो बताइए कि 15 आएगा या फिर 30 आएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है, यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है 30। अब ये 30 क्यों आएगा वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। अगर आप एक बार वैल्यू सेट करते हैं देन वो क्या करेगा, जो पिछली वैल्यू होगी उसको ओवरराइड कर देगा। मतलब यहाँ पे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना ले, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होगा उसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही होने वाली है। देखो स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इज अपडेटेड फॉर ऑल इंस्टेंसेस, मतलब ये हर एक इंस्टेंस के लिए वैल्यू चेंज होगी। लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्या करता है, वो हर एक क्या करता है, इंस्टेंस के लिए अलग वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे अगर ये स्टैटिक नहीं होता देन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू 15 होती, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती? 30 होती, और इसकी वैल्यू अगेन अगर मैं प्रिंट करता तो इसकी वैल्यू 15 ही आती, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट की थी। लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल है इसीलिए यहाँ पे 30 आया। हम यहाँ पे दो चीजें करने वाले हैं, दो प्रोग्राम, एक तो राइट अ प्रोग्राम एड 2 नंबर और वहीं पर राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम सब लोग क्या करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको कट कर, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे है, तो मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। तो 2 नंबर को ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक मेथड बनाऊंगा। मेथड क्या होगा, इंट नाम से, और इस मेथड के अंदर इस मेथड का नेम क्या होने वाला है, ऐड, और इसके अंदर 2 वैल्यू सेट करूंगा, एक इंट ए एक इंट बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी, और इसके अंदर सिंपल मैं रिटर्न क्या करने वाला हूं, a प्लस बी, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था ये कैसे ऐड कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल एक क्या करूंगा, इंस्टेंस बनाऊंगा मेन obj, और इसको टू यहाँ पे क्या करूंगा न्यू, और उसके बाद में मेन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा obj डॉट ऐड, और ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पे 4 दे दूंगा, उसके बाद में मैंने 5 दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं अगर 4 और 5 देता हूं तो ये क्या करेगा, ए की जगह पे 4 आ जाएगा, बी की जगह पे 5 आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 9 की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जब वो वैल्यू को रिटर्न करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। तो मैं इंट सम इक्वल टू बना लेता हूं, तो सम के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल क्या करूंगा, मैं साउट करके सम को प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये सम की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, सम इज ये कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने
सॉरी यहाँ पे कॉमन है, प्लस का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देख सकते हो सम इज 9 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 5 को ऐड किया है, तो इसका सम कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। ये ऐड का फंक्शन था मेथड। ऐसे मैं कंट्रोल डी करूंगा, इसके लिए एवीजी लिखूंगा यहाँ पे 3 वैल्यूज का, क्योंकि 3 वैल्यूज को ऐड करना है तो इंट सी भी कर लूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस सी, तीनों को ऐड किया, उसके बाद डिवाइड कर दूंगा किससे, 3 से, तो इसका एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, लेकिन जब ये एवरेज निकालेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि ये वैल्यू डेसिमल में होगी, तो मतलब यहाँ पे इंटीजर नहीं, ये रिटर्न कैसी वैल्यू करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे देखना, ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, इंटीजर होंगी। और मैं यहाँ पे डिवाइड भी क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना, अगर आप कोई भी यहाँ पे अगर कोई भी इंटीजर को आप इंटीजर से डिवाइड करते हैं या इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उनका आंसर हमेशा इंट ही आने वाला है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इंटीजर को अगर फ्लोटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसका आंसर क्या होगा, फ्लोट होएगा। या फिर इंटीजर को आप कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू से डिवाइड करते हैं, देन उसका आंसर क्या आने वाला है, फ्लोट आने वाला है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा, देन इसकी वैल्यू अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एवरेज नाम का फंक्शन बना लिया है, और मैं यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला हूँ, इंट एवीजी, सॉरी यहाँ पे मैं फ्लोट कर लेता हूँ, फ्लोट एवीजी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओबीजे डॉट एवरेज, और यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल दूंगा 4, 5 और यहाँ पे मैं 4। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद में इनका आंसर मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, AVERAG एवरेज इज, एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसका एवरेज क्या आने वाला है, AVG। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना किया, जैसे मैंने देख सकते हो यहाँ पे मैंने एवरेज बना लिया, यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद में सिंपल यहाँ पे मैंने रन कर दिया, और रन करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे मैं रन करके देख, यहाँ पे मैं जैसे रन करता हूँ तो देख सकते हो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 4। लेकिन मेरे हिसाब से इसका एवरेज 4 नहीं आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए ना, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। तो लेकिन वो 4 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन तीनों को ऐड किया तो टोटल आंसर कितना है, 13 को इसने डिवाइड किया तो कितना आया, 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया इंट, ये 13 भी इंट है और 3 भी इंट है, तो इसीलिए इसका आंसर टोटल कितना है, इंटीजर। भले यहाँ पे फ्लोट लिखा है, लेकिन यहाँ पे पहले ही ये क्या हो चुका है, ये पहले ही इंटीजर की वैल्यू कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए आपको 3.0 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3.0f से। ठीक है, जैसे आप इससे डिवाइड करेंगे, देन देखते हैं कि अब आंसर क्या आने वाला है। अब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो दोनों यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे, वो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना दिए हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आए होंगे। वेल, अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर है, नेक्स्ट हेडिंग। तो ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, एक टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स पे, वैल्यूज पे, जावा वेरिएबल्स और वैल्यूज पे। ठीक है, जावा के पास बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, और अगर ज्यादा पढ़ना है तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक का मतलब क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलो, ये टाइप के अरिथमेटिक होते हैं। अगर कहीं पे डबल इक्वल है, इज नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, सॉरी ये ग्रेटर देन, लेस देन, और कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो ये सभी जो होते हैं इनको हम रिलेशनल बोलते हैं। वहीं पे लॉजिकल की बात करूं तो लॉजिकल कौन से होते हैं, एंड, डबल एंड कहीं पे है, डबल और है, या फिर नॉट है, तो ये लॉजिकल हो जाते हैं। असाइनमेंट कौन से होते हैं, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे यूज होते हैं मैं इनको चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जैसे अगर कहीं पे इंट a = 10 है, b = 20 है, मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे सेट कर ली है। ठीक है, उसके बाद मैं a + b करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया, a + b को यहाँ पे सब में ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि a लेस देन b, क्या a लेस देन b है, देख सकते हो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, क्या a लेस देन b है, तो देख सकते हो 10 क्या छोटा है 20 से, यस, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर यहीं पे ये साइन होता है 10 क्या ग्रेटर देन है 20 से, नहीं, तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। इसीलिए इसका डेटा टाइप मैंने क्या लगाया है, बुलियन, क्योंकि इसके रिजल्ट जो आने वाला है वो बुलियन आने वाला है इससे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, क्या a बड़ा है 5 से, तो हाँ a की वैल्यू 10 है, 5 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो क्या बड़ी है 15 से,
हाँ 15 से भी बड़ी है, क्योंकि 20 बड़ा है 15 से, तो यहाँ पे भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। जब दोनों रिटर्न कर रहा है ट्रू और बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, तो हम कह सकते हैं लॉजिकल एंड, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टेबल को मूव करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एंड डबल एंड लॉजिकल की बात करूं तो कैसे काम करता है, जैसे आपके पास दो वेरिएबल होंगे ए बी होगा, इसका आउटपुट आपको लिखना है। जैसे अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू भी ट्रू है, देन इसकी वैल्यू भी ट्रू होगी। इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, देन इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तब भी फॉल्स होगा। इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स है लेकिन इसकी वैल्यू फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स है तब फॉल्स है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये सिनेरियो, जब दोनों केस में जब ए और बी दोनों वैल्यू ट्रू है, देन ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आया? तो ये होता है एंड। लेकिन अगर और की बात करूं तो जस्ट अपोजिट होता है। अगर ए है, बी है और वाई है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तब तो ये ट्रू रहेगा। इसकी वैल्यू अगर फॉल्स है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तब भी ये ट्रू रहेगा। इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, तब भी ये क्या रहने वाला है, ये तब भी ट्रू रहने वाला है। और इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, तब ये फॉल्स होने वाला है। ठीक है, तो मतलब जब तीनों वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होंगी तब फॉल्स होगा, और इसमें जब तीनों वैल्यू ट्रू होंगी तब फॉल्स, तब यहाँ पे ट्रू होगा। मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू फॉल्स होंगी, यहाँ पे 3 सिनेरियोज में ट्रू होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। आप और एंड में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे कोई आपसे दोस्त ने कहा कि भाई जाओ समोसे लेकर के आना एंड चाउमीन भी लेके आना, मतलब समोसे लाना है और चाउमीन भी लेके आनी है, तो मतलब आप दोनों चीजें लेके आएंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि समोसे लाने हैं या फिर चाउमीन लानी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उन दोनों में से एक चीज डिसाइड करेंगे। तो उनमें से एक भी चीज ट्रू होगी तो वो चीज यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। लेकिन एंड में क्या होनी चाहिए, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे आगे चल करके इसको यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके ऑपरेटर्स जो ये थे यहाँ पे, ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सबसे पहले कंट्रोल फ्लो आता है। तो कंट्रोल फ्लो को देख लेते हैं। कंट्रोल फ्लो कुछ नहीं होता, हमारे पास कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी। क्या होंगी, सर्टेन स्टेटमेंट्स होंगी। क्या होंगी, सर्टेन स्टेटमेंट्स होंगी। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको बेस्ड ऑन हम क्या करते हैं, किसके बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर हम उनको रन करते हैं, कोई भी कंडीशन लगाते हैं नहीं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सिंपल हम यहाँ पे बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। ठीक है, अब जैसे कंडीशन की मैं बात करूं, जैसे नहीं कहते हैं कि यार तुम्हारी मेरी कंडीशन, कहते हैं यार मेरी कंडीशन भी सही नहीं है और मेरी मेंटल की कंडीशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कहते हो कि जैसे किसी को प्रेशर है ज्यादा पढ़ने का, तो उसकी मेंटल कहता है कंडीशन मेरी सही नहीं है। ठीक है, जैसे कोई बीमार है तो उसकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे मेरे पास रुपए की बात, मेरे पास भाई रुपए नहीं है तो मेरी रुपए फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। जैसे मेरे पास रुपए है, ये रुपए है, रुपए की अगर मेरे पास 100 से मेरे पास यहाँ पे रुपए कितने, 120। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, जैसे मेरे पास रुपए 120 है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर मेरे पास जो रुपए हैं वो अगर ग्रेटर देन हुए 100 रुपए से, 100 रुपए से ज्यादा है, देन मैं समोसे खाऊंगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि कब मैं समोसे खाऊंगा, जब हमारे पास रुपए 100 से ज्यादा होंगे। मतलब 120 है, अगर यही मेरे पास 80 होते तब मैं नहीं खा पाता समोसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन, एक मैंने रूल बना रखा है। तो सिंपल है, बेस्ड ऑन द रूल्स इफ वी एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट वी कैन सिंपली कॉल द कंट्रोल फ्लो। सो इट हैज द मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं उनके अंदर हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं इफ, एल्स इफ और एल्स। तो देखो ये कैसे काम करते हैं, ये दीज स्टेटमेंट्स अलाउ टू एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टेन ब्लॉक्स ऑफ द कोड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। हम स्पेसिफाइड कंडीशन के हिसाब से ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी। अब ये कंडीशन मैंने जैसे यहाँ पे लगाई, ऐसे आप बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं। तो देखो ये इफ क्या होता है, जब देखो या ये जो कंडीशन होगी या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज ये फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तब क्या करेगा, नीचे वाली कंडीशन को चेक करेगा, और नीचे वाली कंडीशन को चेक करेगा कि भाई ये जो कंडीशन है
ये क्या ट्रू है, अगर ट्रू है तब ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हो गई तब क्या करेगा, इसको भी टर्मिनेट करेगा, यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे ये चीज देख सकते हो, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। इसमें देख सकते हो कोई भी मैंने कंडीशन एल्स में नहीं लगाई है। तो इसकी जो मेन कंडीशन वो है कि अगर ये जितनी भी ऊपर कंडीशन लगी हैं वो अगर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, देन हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यहां पे क्या करेंगे, तब ये लास्ट वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर। तो मैं यहाँ पे एक जो सिनेरियो है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर आपको एक सिंगल कंडीशन लिखनी है, अगर सिंगल कंडीशन लिखनी है तब आप क्या करेंगे, सिंपल इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ के अंदर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं और वो हमारी सिंगल कंडीशन कही जाती है। अगर आप कहते हैं कि सिंगल कंडीशन हो लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, मतलब ये ट्रू नहीं होती है, तो कोई इसके साथ में दूसरी कोई ऑप्शनल रन हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, इफ यहां पे देखो मैंने कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, ये यहाँ पे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा, अगर ये नहीं एग्जीक्यूट हुई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट, मतलब जब ये ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे दो कंडीशन आपको लगानी है, तो दो कंडीशन लगानी है जो कि एक ट्रू पे एग्जीक्यूट होगी, एक फॉल्स पे एग्जीक्यूट होगी, तो आप उसके लिए किसका यूज करेंगे, ये इसी का। देखो जब ये ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में है ना? तो इसके लिए भी हम इफ और एल्स का यूज करेंगे। लेकिन सपोज अभी आपके पास मल्टीपल कंडीशन आ गई, क्या आ गई, मल्टीपल कंडीशन आ गई, मल्टीपल कंडीशन, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास लैडर इफ का रूल आता है। किसका आता है, लैडर इफ। लैडर इफ को ही हम एल्स इफ कंडीशन बोलते हैं। जैसे आपको सबसे पहले इफ लिखना है, इसके अंदर एक कंडीशन लिखनी थी, सिंगल कंडीशन हो गई, अब आपको चाहिए मल्टीपल कंडीशन, मतलब फुल इज्जत, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एल्स इफ लगा देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल कंडीशन लिख सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख सकते हो मैं यहाँ पे कितने भी एल्स इफ लगा करके कितनी भी कंडीशन लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं डॉट 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 करके यहाँ पे एल्स इफ लगा करके कितनी भी कंडीशन लिख सकता हूँ, मल्टीपल कंडीशन लगा सकता हूँ। और अगर जब सभी हो जाएंगी तो लास्ट में अगर आपका मन करे तो एल्स को लगा दो, मतलब ये जितनी भी कंडीशन है ये कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, तो कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे मैं समझा पाया हूँ कि कैसे यहाँ पे ये काम कर रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली है जिसमें पीएसवीएम मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा दिया है, इसके अंदर एक नंबर ले लिया जो कि वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, इसमें 10 वैल्यू इनिशियलाइज है। यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो नंबर है वो क्या बड़ा है 0 से, अगर बड़ा है 0 से तो कंडीशन तो ये क्या करेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अगर जो नंबर है वो 0 से छोटा है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये दोनों नहीं एग्जीक्यूट होंगी तो ये एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर की वैल्यू 10 है, तो 10 के लिए क्या ये ट्रू है, नंबर क्या 10 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है, हाँ, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो मैं दूसरा नंबर, तो आंसर क्या आने वाला है, नंबर इज पॉजिटिव। सपोज मैं दूसरा नंबर लेता हूँ -5, तो -5 के लिए क्या नंबर जो है बड़ा है 0 से, नहीं ये छोटा है, तो मतलब ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब इसको चेक करेगा, क्या नंबर छोटा है 0 से, हाँ, तो ये क्या होगा, ये इसके लिए कौन सा आउटपुट आएगा, नंबर इज नेगेटिव, मतलब ये रन हो जाएगा। चलो मैं दूसरा एक सिनेरियो लेता हूँ 0, तो यहाँ पे देख सकते हो जो नंबर है क्या बड़ा है 0 से, नहीं, बराबर है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे क्या नंबर छोटा है 0 से, नहीं, मतलब ये बराबर है ना, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन जब फेल हो गई, देन मैंने बताया था जब सभी ऊपर वाली कंडीशन फेल हो जाएंगी देन यही एल्स की कंडीशन होती है, जब सब फेल तब एल्स चलेगा। अब एल्स चलेगा, अपना काम ये अपनी भैया आजादी से करेगा, ये अपना क्या करेगा, नंबर इज 0 प्रिंट कर देगा। तो जो 0 है ये कैसा, देखो यहाँ पे पहचान में आ रहा है, जैसे आप अगर कोई निगेटिव डालेंगे तो उसके लिए बताएगा नंबर इज नेगेटिव, अगर कोई पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर 0 डालते हैं तो नंबर इज 0। तो ये इस टाइप का प्रोग्राम है, ये बताता है कि नंबर की हमारी कह सकते हो कि कौन सा टाइप का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास स्विच कंडीशन है, ये मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होती है। ये क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर द इक्वलिटी अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज। हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी, वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा ऑन द बेस्ड ऑफ द वेरिएबल। तो देखो मेरे पास एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू के बेस पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आया? और हर एक केस के बाद में यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज कर, सॉरी ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे इस स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? और जैसे मैंने यहाँ पे एल्स वाला केस बताया था इफ एल्स में, कि जब कोई नहीं एग्जीक्यूट होगा, मतलब जब ये कोई भी केस नहीं चलेंगे तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट केस रन हो जाए। समझ में आया? तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास बना ली, स्विच क्लास, यहाँ पे पीएसवीएम लिख लिया, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है और स्ट्रिंग डे नेम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है,
सॉरी यहाँ पे देख सकते हो डे नेम नहीं होगा, यहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए था, यहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो रिजल्ट यहाँ पे ये है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। तो अब जैसे एन की वैल्यू यहाँ पे स्विच में आ गई तो केस 1 है, यहाँ पे 3 नहीं है एन की वैल्यू, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस 2 है तो केस 2 है लेकिन एन की वैल्यू 3 है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, अदर केस इज एग्जीक्यूटेड। समझ में आया ना। अगर कहीं पे केस 3 होता, अगर केस 3 होता देन वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 मानूं तो केस 1 में क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट, सॉरी केस 1 है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन द डे इज केस 1 इज एग्जीक्यूट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट समझ में आए होंगी। बाय द वे मैं यहाँ पे अब लूपिंग स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाला हूँ। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो भी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। जैसे अगर किसी भी कोड को, अगर कोई भी कोड है और जैसे मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है कोई भी कोड में, ठीक है, और उस कोड को बार बार रिपीट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको बार बार लिखेंगे नहीं, उसको रिपीट करने के लिए हमारे पास लूप्स आते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी हेलो वर्ड है, ये क्या होता है, हेलो वर्ड बेसिक प्रोग्राम होता है, इसको अगर आपको 50 टाइम्स प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, 50 टाइम्स इसको लिखेंगे हेलो वर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ड, नहीं, तो हेलो वर्ड को प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर क्या करेंगे, हेलो वर्ड डाल दिया। समझ में आया ना। तो अब ये क्या हुआ, एक लाइन हुआ। ऐसे अगर 50 टाइम्स प्रिंट करना है तो 50 लाइंस करनी पड़ेंगी, ऐसे 500 हुई तो 500। लेकिन इसको ही इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, लूप है। और ये लूप क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन से ही, आपको चाहे एक लाइन प्रिंट करनी हो, चाहे 10 लाइन, 100 लाइन, 2000 लाइन, 3000 लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच सकते हो कितना इजी है। तो देखो सकते हो लूप्स क्या होते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कोई एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहती है, आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी हमें कब तक इस लूप को चलाना है, और अगर वो लूप तो वहां तक पहुंच जाएगा, वो खुद से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको देख सकते हो हमारे पास 2 टाइप्स के लूप्स आते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। तो सबसे पहले व्हाइल लूप को पढ़ेंगे। तो व्हाइल लूप क्या कहता है, इसका सिंटेक्स देख सकते हो, यहाँ पे व्हाइल लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कंडीशन डालनी है, कंडीशन के बाद में यहाँ पे आपको जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना है वो इसके अंदर लिख देना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या कहा कि एक काउंट है, काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू आप ये कोड कब तक रन करेगा, जब तक काउंट की वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो जाती है। देखो जब काउंट की वैल्यू 1 है तब ये प्रिंट किया, तो काउंट यहाँ पे लिखेगा काउंट इज 1, ऐसे काउंट इज 2, काउंट इज 3, काउंट इज 4, काउंट इज 5 तक करेगा क्योंकि इक्वल है। जैसे काउंट की वैल्यू 6 होगी ये क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब टर्मिनेट हो। अब ये बढ़ कैसे रहा है, अब ये सोच रहे हुए, क्योंकि यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट करने के बाद ये काउंट प्लस प्लस कर रहा है। ये भी क्या होता है, ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये क्या करता है, काउंट प्लस प्लस का मतलब मैं बता देता हूँ। काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि काउंट है उसको क्या करना है, काउंट की वैल्यू जो है उसमें 1 ऐड कर दो। तो काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा 2। अगर काउंट की वैल्यू 5 है तो 5 में एक और ऐड हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक हर बार बढ़ता जाता है। तो इतनी बड़ी चीज को लिखने के लिए हम यहाँ पे इसका काउंट प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्हाइल लूप आ गया। आई होप आपको यहाँ पे व्हाइल लूप समझ में आया होगा। तो देख सकते हो इसका आउटपुट भी आपको जैसा मैं एक्सपेक्टेड था वैसा ही आया है। ऐसे हम यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करते हैं। तो डू वाइल लूप क्या होता है, जैसे सिंटेक्स यहाँ पे होगा, देखो जो वाइल लूप होता है उसमें पहले इसमें क्या चेक करता है, इसमें पहले चेक करता है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन को चेक करता है। लेकिन इसमें क्या करता है, पहले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद में क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है कि आगे चलाना है कि नहीं चलाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बताता हूं कि आप क्या करते हैं, जैसे आप एटीएम में गए, तो जब आप एटीएम में जाएंगे तो पहली बार जाते हैं तो उसको एटीएम में जब आप क्या लगाते हैं, एटीएम लगाते हैं, तो उसमें आपको सीधे विंडो स्क्रीन शो कर देता है कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन आप जब एक बार निकाल लेते हैं तो उसके बाद वो चेक करता है कि क्या आप दोबारा चाहते हैं विड्रॉ करना या अपना जो बैलेंस है चेक करना। तो उसमें देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक बार तो मतलब पेमेंट जब एटीएम गए तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो वो बाद में पूछता है कि आप दोबारा चाहते हैं कि एटीएम को प्रोसेस करना या आप एटीएम मशीन में फिर से कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, वो बाद में पूछता है। लेकिन आप जाते ही वो नहीं पूछेगा एटीएम वाला, एटीएम मशीन की आप यहाँ पे कुछ पेमेंट निकालना चाहते हैं कि नहीं निकालना चाहते हैं। तो
यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी की बात की जाएगी नहीं। जैसे गेम में देखा होगा, जब आप कोई गेम ओपन करते हैं तो पहली बार तो गेम ओपन होता ही है, ठीक है, उसके बाद पूछता है कि आप रिट्राई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, समझ में है ना। तो वहां पे हम डू वाइल करते हैं, पहले आपको ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद पूछना है कि आगे चलाना है कि नहीं चलाना है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वही सेम कोड है, लेकिन यहाँ पे काउंट 1 है तो पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैल्यू को बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे ये कर रहा है। तो देखो जो वाइल लूप था, तो वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन होती थी, उसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक होता था, लेकिन वहीं पे डू वाइल लूप में क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे जो ब्लॉक होने के बाद में सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल लूप लगाएंगे, सॉरी वाइल कीवर्ड लगाएंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन को ये लगा देंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो जैसे काम वाइल लूप करेगा वैसे ही डू वाइल लगेगा, लेकिन मैं मेजॉरिटी केस में हम यहाँ पे वाइल लूप का ही यूज करने वाले हैं, डू वाइल को हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे कोड दे दिया है, वो आप यहाँ पे समझ पाएंगे अच्छे से कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि फॉर लूप क्या होता है। जैसे ही हमारा वाइल लूप होता है वैसे ही सिमिलर क्या होता है, हमारा लूप होता है कॉम्पैक्ट लूप। कॉम्पैक्ट लूप के अंदर हमारे पास फॉर लूप आता है, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है नंबर ऑफ इटरेशन को क्या करना है, वो बिफोर हैंड करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ेगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे वाइल लूप दिया, तो वाइल लूप के अंदर आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ी थी, उसके साथ में यहाँ पे आपको क्या देना पड़ा, यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, और उसके साथ में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करनी पड़ी थी, इंक्रीमेंट करना पड़ा था काउंट को। आप ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था ना काउंट को यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान दें कि वेट अ मिनट, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या फिर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। और जो इनिशियलाइज करना पड़ता था इसको, जैसे इंट काउंट इसको टू मैंने 1 इनिशियलाइज किया था, ये यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज कर दिया था। लेकिन अगर फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप को अगर यही चीज करनी है तो आपको इंट जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर ये जो कंडीशन थी यहाँ पे लिख दो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो यहाँ पे लिख दो, फिर इसको बंद कर दो, और इसके अंदर जो ये ब्लॉक ऑफ कोड था वो यहाँ पे लिख दो। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं तो फॉर का एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे एक क्लास बना ली, phvm लिख लिया, अब 1 to लेकर के 5 मुझे प्रिंट करना है। तो देखो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे मैंने i = लेस देन 5 कर दिया, i++ कर दिया, सिंपल यहाँ पे ये 1 to 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल लूप एग्जीक्यूशन। तो हम लूप को एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ब्रेक से कर सकते हैं और कंटिन्यू से कर सकते हैं। तो ब्रेक क्या होता है और कंटिन्यू क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो ब्रेक क्या होता है, टर्मिनेट कर देता है तुरंत ही तुरंत, और जो कंटिन्यू होता है स्किप कर देता है करंट इटरेशन को, लेकिन वो जो हमारा लूप है उसको टर्मिनेट नहीं करता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक कंटिन्यू का एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे जैसे देख सकते हो प्लीज पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही i की वैल्यू जब 3 होगी, देखो यहाँ पे हर बार बढ़ रहा है ना, तो i की वैल्यू 3 होगी तो मतलब 1 होगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि 1 3 के बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगा, काउंट इज 1 करेगा, फिर काउंट इज 2 करेगा। जैसे ही i की वैल्यू 3 होगी तो 3 = 3, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेट कर देगा, लूप खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो इसका आंसर क्या आने वाला है, काउंट इज 1 और काउंट इज 2। ठीक है, समझ में आया इस कोड का मतलब। और यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ कंटिन्यू कीवर्ड के लिए क्या है, फॉर i = 1 to 5, लेकिन यहाँ पे i = यहाँ पे कितना लगा हुआ है, कंटिन्यू 3 पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, काउंट इज 1 काउंट इज 2, लेकिन 3 पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब 3 पे स्किप कर देगा, तो काउंट इज 4 काउंट इज 5। तो देखो 1 2 ये पहली वाली ब्रेक का आया, 1 2 4 5 मतलब 3 वाला नहीं यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो में है एरे। तो एरे की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कोई भी लैंग्वेज हो तो ये हर एक लैंग्वेज में मिलेगा आपको। और लेकिन यहाँ पे जो एरे है वो लगभग में सभी लैंग्वेज में सिमिलर ही आपको दिख जाएगा। तो अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज में, चाहे सी हो चाहे C++ हो या कोई भी लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में एरे पढ़े होंगे, देन यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ दिस जावा एरे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एरे क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ पे हो सकता है कुछ अजीब टाइप से बताऊं, लेकिन आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि एरे क्या होता है, एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप्स इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब
ये एरे क्या होता है, जैसे आपने वेरिएबल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है वो क्या करता है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट a इक्वल्स टू 5, इट कैन ओनली स्टोर सिंगल वैल्यू। बट इफ वी सेड अबाउट द एरे कि यार एरे क्या होता है, तो एरे स्टोर्स द मल्टीपल वैल्यूज, क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करेगा। बट यहाँ पे ये भी एक टाइप का वेरिएबल ही है, जैसे मैं यहाँ पे इंट कर दिया, यहाँ पे एरे होगा, और एरे जो होता है और वेरिएबल, जैसे अगर यहाँ पे इस टाइप से लिखा हो तो आप समझ कैसे पाएंगे कि ये वेरिएबल है या ये एरे है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो, कॉमा सेपरेटेड, 2 3 1 10 5, जितनी भी वैल्यू देनी हो आप दे दें। अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से वैल्यू नहीं लिख सकते, ये जो है इनको बाउंड करना पड़ेगा आपको करली ब्रेसेस के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे कोड बनाने का तरीका। सो देख सकते हो ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक टाइप का वेरिएबल है एरे, बट इट स्टोर्स द मल्टीपल वैल्यू, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इज अ एरे, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हुई है। अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज इसमें स्टोर कर ली अगर सेम डेटा टाइप्स की थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अलग अलग बनाता तो वी रिक्वायर्ड 5 वेरिएबल्स। अगर मुझे यहाँ पे 10,000 सपोज वैल्यू स्टोर करनी होती, सो वी रिक्वायर्ड 5,000 variables, so it is very lengthy or long process, it makes the code complexity, okay। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें जहां पे ज्यादा वैल्यूज स्टोर करनी होंगी वहां पे हम एरे का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि सेम डेटा टाइप की, एक एरे में ओनली वी कैन स्टोर द सेम डेटा टाइप। मतलब अगर हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं देन इंटीजर ही स्टोर करेंगे, अगर फ्लोटिंग वेरिएबल बनाए हैं तो उसमें हम सिर्फ फ्लोट वैल्यू स्टोर करेंगे, अगर स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाए हैं, सॉरी एरे बनाए हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रिंग की ही वैल्यूज को स्टोर करेंगे, ठीक है। ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप के वैल्यूज। वहीं पे देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है यू कैन स्टोर ऑल वैल्यूज इन अ सिंगल एरे वेरिएबल, ओके। एंड वंस एरे इज क्रिएटेड एंड देन इट्स साइज कैन नॉट बी चेंज, ओके। जैसे अगर आपने एक बार किसी, जैसे कोई डेटा टाइप या कोई भी, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर एक एरे बना लिया देन उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, और हमेशा इसकी जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। जैसे यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं तो 2 कौन सी इंडेक्स पे होगा, 0 पे होगा, 3 किस पे होगा, 1 पे होगा, 1 किस पे होगा, 2 पे होगा, 10 किस पे होगा, 3 पे होगा, और 4 किस पे होगा, 5 किस पे होगा, 4 इंडेक्स पे होगा। तो देखो यहाँ पे टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 5 एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग की मैक्सिमम इंडेक्सिंग कितनी है, 4 है। तो हमें पता चलता है कि लेंथ -1 जो होती है हमारी एरे की मैक्सिमम इंडेक्स होती है, मतलब एक जो लेंथ से कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से होती है इसलिए, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन अ एरे आर द सेम टाइप्स, मतलब सभी एक ही टाइप के होंगे, क्योंकि डेटा टाइप इसमें बताया कि होमोजीनियस होते हैं, एक ही टाइप की डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। सपोज इस जो मेमोरी ब्लॉक है हमारे कंप्यूटर में उसका एड्रेस 200 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी पहली वैल्यू 2 स्टोर हो गई तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 3 यहाँ पे स्टोर होगी, 1 यहाँ पे स्टोर होगी, 10 यहाँ पे स्टोर होगी, 5 यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना जो 3 है इसका ये रेंडमली कहीं नहीं स्टोर हो जाएगा। 2 अगर यहाँ पे स्टोर हुआ है तो ये इसका एड्रेस कितना होगा ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर सकता है, 204 होगा, ठीक है। इसका कितना होगा, 208 होगा, इसका कितना होगा, 212 होगा, इसका कितना होगा, 216 होगा। अब ये कैसे हो रहा है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, वेट अ मिनट, यहाँ पे ये जो एड्रेस है 200, तो 200 तो इसका बेस एड्रेस स्टार्टिंग वैल्यू का था, और इंटीजर कितने टाइप्स का होता है, कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का, तो इसीलिए सब में 4 बाइट्स ऐड होता रहा, क्योंकि ये 4 बाइट्स ले लिया तो कितना हो गया, ये 204 तक एक्वायर हो गया, तो इसका नेक्स्ट एड्रेस 204 होगा। ये 204 से 208 ले लिया तो इसीलिए इसका 208 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। समझ में आया ना। तो इस टाइप से अगर कंप्यूटर को ये वाली वैल्यू का एड्रेस दे दिया जाए तो जितनी भी एरे में वैल्यू होंगी वो सभी कैलकुलेट कर सकता है। समझ में आया। और कैसे करेगा मैं अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको सपोज यहाँ पे 5th वाली वैल्यू पता करनी है कि कितनी है, देन आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको स्टार्टिंग एड्रेस पता है 200 है, ठीक है। आप प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई
एंड जो आपको वैल्यू निकालनी है, आपको फिफ्थ वैल्यू निकालनी है, तो फिफ्थ इंटू फिफ्थ माइनस वन कर देंगे। क्या करेंगे? फिफ्थ माइनस वन, क्योंकि एक वैल्यू का एड्रेस मुझे पता है, आगे कितनी 4 वैल्यूज है ना, तो 200 प्लस 4 इंटू 4 टोटल कितना हुआ? 16। 16 200 प्लस 16 कितना हुआ? 216। तो देख सकते हो इसका एड्रेस मैंने कैलकुलेट किया। अगर मैं इस एड्रेस पे जाऊंगा देन हमें क्या मिल जाएगा? ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम सब लोग यहाँ पे कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन से हम यहाँ पे इस एरे को फास्ट बना सकते हैं वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफाइनिंग करने का मेथड को डिफाइन कैसे करते हैं, आपको डेटा टाइप देना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस, उसका एरे नेम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था डेटा टाइप ये है, उसके बाद में एरे नेम और स्क्वायर ब्रेसेस। या फिर आप ये वाला स्क्वायर ब्रेसेस आगे भी लगा सकते हैं, कोई वो ऐसी कोई फिक्स चीज नहीं है कि आप यहाँ पे यहीं पे लगाएंगे। या फिर आप यहाँ पे इंट लिख करके बीच में लगा करके फिर उसके बाद में कोई एरे नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे? आपको इनिशियलाइज करना है, तो आपको कोई भी वैल्यू, तो क्या करेंगे? न्यू डेटा टाइप और यहाँ पे साइज दे देना है, मतलब कितनी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखना है, मैंने ये जो तीनों चीजें थी मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया है। तो कैसे आपको लिखना है? डेटा टाइप लिखना है, एरे नेम लिखना है, न्यू, फिर डेटा टाइप और उसके साथ साइज। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सपोज आपको इंटीजर टाइप का चाहिए, 5 वैल्यू स्टोर करनी है, यू रिक्वायर्ड 5 वैल्यू टू स्टोर इन दिस एरे, सो हाउ कैन वी डू दैट? तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सिंपल एरे बनाना है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्क्वायर ब्रेसेस लगा लेने, या फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा सकते हो। ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? न्यू लिखना है, न्यू लिखने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है? इंट, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो आपको सिंपल क्या लिखना है? इंट, और इसके अंदर 5 वैल्यूज आप डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेथड बनाने का। अगर आपने एक बार 5 बना दिया है देन आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि ये फिक्स साइज का होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार अगर आपने डिफाइन, और यहाँ पे क्या होता है? ये मैंने क्या किया? डिफाइन किया। ठीक है, और उसके साथ में इसको इनिशियलाइज, सॉरी यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया और साथ में इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें इनिशियलाइज का मतलब होता है कि वैल्यू को डिफाइन करने के बाद में उसमें वैल्यू को सेट करना, वैल्यू को सेट करना ही हमारा इनिशियलाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे क्या करेंगे? कोई एक इंट ले लिया और इसमें वैल्यूज, ये स्क्वायर ब्रेसेस ले लिया, यहाँ पे एरे लिख लेंगे और उसके बाद में 2 3 4 5 कुछ इस टाइप से वैल्यू ले ली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एरे इंडेक्स देख सकते हो कुछ इस टाइप से होगा, और इसका मतलब क्या है कि हमें एक्सेस करनी होगी वैल्यूज को, तो हम क्या करेंगे? एरे का नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पे आपको 3 एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3, तो मतलब एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 5 आने वाली है, क्योंकि 3 इंडेक्स पे, और एरे ऑफ अगर मैं 1 बताऊं तो 1 पे कितनी वैल्यू है? 3 है। ठीक है, तो आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू दे करके आप क्या कर सकते हैं? आप इसका आंसर, मतलब ये जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि आपके पास एक क्लास है, क्लास के अंदर PSVM मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसमें नंबर्स पड़े हुए हैं। अब ये नंबर्स क्या है? ये एरे है, देखो इंट नंबर्स, और इसमें 5 वैल्यूज है। अब मुझे क्या करना है? सपोज इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है वो मुझे पता करनी है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है? 2। देख सकते हो ये मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब ये मैंने एक लूप लगाया, लूप तो आपको मैंने बताया था लूप कैसे काम करता है। इंट i इक्वल्स टू 0 से है, और नंबर्स डॉट लेंथ एक टाइप का ये क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या कर सकते हैं? इसकी एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। तो एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये i 0 है, लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक 5 से ये छोटा रहता है। तो मतलब i की वैल्यू जब 0 होगी तब चलेगा ये लूप, 1 होगा तब चलेगा, 2 होगा तब चलेगा, 3 होगा तब चलेगा, 4 होगा तब चलेगा, लेकिन 5 हो जाएगा तो 5 छोटा थोड़ी ना है 5 से, तो यहाँ पे 5 पे नहीं चलेगा। तो हमारे पास टोटल इंडेक्सिंग कितनी आ जाएगी? 0 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? जो नंबर होगा, नंबर में हम क्या करेंगे? i को डाल देंगे, i की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो ये क्या करेगा? 0 पे ये एक्सेस कर लेगा, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। ठीक है, तो देख सकते हो एलिमेंट ऑफ इंडेक्स i की वैल्यू, मतलब देखो जब i की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू थी? 1 थी। नंबर्स ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू थी? 2 थी। नंबर्स ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू थी? 3 थी। 3 पे कौन सी थी? 4 थी। 4 पे कौन सी थी? 5 थी। लेकिन बस इसके बाद में यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्यों एंड हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है? कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू लेंथ की 5 है, तो ये 4 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन लगा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो देन आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है। ये क्या करता है? ये जावा को सपोर्ट करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे प्राइमरीली 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है,
और इसमें हम प्राइमरी 2 डायमेंशनल यूज करते हैं। आप 3 डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं, 4 डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको 2 डायमेंशन यूज करना है तो आप डेटा टाइप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अगर 3 का यूज करना है तो 3 कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे एरे का नियम देखो सिंपल है, यहाँ पे बस वही रो और कॉलम्स बढ़ गए, ठीक है। पहले हम सिंगल में क्या करते थे, इंट, यहाँ पे कुछ इस टाइप से करते थे, न्यू और इंट, यहाँ पे साइज दे देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट, लेकिन डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे एरे का नाम सेम ही रहेगा, यहाँ पे न्यू सेम ही रहेगा, यहाँ पे इंट भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस लगेंगे। इसमें हम कितना साइज चाहिए वो दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, रो और कॉलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रो और कॉलम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। देखो हर एक रो में क्या है, एक एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे के अंदर 3 सेपरेट एरे हैं, समझ रहे हैं, सब एरे, तो इसी को बोलते हैं 2D, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक रो में, तो यहाँ पे ये जो होते हैं कॉलम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, रो होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अगर इसकी इंडेक्सिंग पता करनी है तो इसकी इंडेक्सिंग 0,0 होगी, मतलब 0 रो 0 कॉलम, इसकी 0,1, इसकी 0,2, इसकी इसकी बताइए 1,0, ठीक है। इसकी कितनी होगी 2,0, इसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी 2,2, ठीक है। अब ये कैसे हो रही है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या हुआ, ये एक टाइप हो गया मेथड डिफाइन करने का, और एक ये डिफाइन करने का, ये इनिशियलाइज कर दिया, ये सिर्फ डिफाइन करने का मेथड है। अगर आपको सिर्फ वैल्यू डिफाइन करनी है तो कुछ इस टाइप से, इनिशियलाइज करनी है तो कुछ इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। वेल मैं यहाँ पे अब स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जावा में। जैसे आपने कोई भी कैरेक्टर लिख दिया, ABHAY लिख दिया, ठीक है, इनको बट डबल कोट्स के अंदर अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। जैसे ABC लिख दिया तो ये भी क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। आपका नाम हो सकता है सौरभ हो, तो अगर सौरभ है तो इसको भी मैंने अगर इसके अंदर लिख दिया तो ये भी है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया लेकिन डबल कोट्स के अंदर है तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने 2 स्ट्रिंग बना दी। 2 मेथड होते हैं, एक स्ट्रिंग लिखो, ये होता है हमारा डेटा टाइप, यहाँ पे str1 लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिख देना। ऐसे आपको दूसरी स्ट्रिंग लिखनी है तो आप क्या करेंगे, दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मेथड होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इम्यूटेबल होता है, मतलब एक बार क्रिएट कर लिया देन वी कैन नॉट मॉडिफाई। अगर मॉडिफाई करेंगे तो एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। और ये पूल होता है, मतलब यहाँ पे एक हीप टाइप से होता है, क्योंकि ये मेमोरी को ऑप्टिमाइज करता है और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, ओके। हमारे पास कुछ कॉमन मेथड्स आ जाते हैं, वो देखते हैं। जैसे लेंथ कैलकुलेट करनी है, जैसे str डॉट लेंथ अगर कर देंगे तो ये क्या करेगा, जैसे हमारा एरे की लेंथ देता था ना कि एरे में कितनी स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं वो बता देगा। कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो अगर पता करना है तो कैरेट का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, सभी आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा इनको यूज करना सिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ मेथड्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा, ठीक है। आपको अगर ये यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग में बना लूंगा और इसके स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया अभय सिंह, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल आपको स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा टाइप लगा देना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ये देखना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो str डॉट लेंथ कर दो, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कर दिया तो ये लेंथ दे देगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पे 5 5 10 11 हो जाएगी। लेंथ कितनी होगी 11। चलो मैं देखता हूँ रन करके, यहाँ पे रन करूंगा तो देख सकते हो 11 इसका आंसर आ चुका है। ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कैर एड कर दूंगा, ठीक है। कैर एड पे क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्सिंग बताएगा कि कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। मैं 3 इंडेक्स पे देखता हूँ कौन सी ए है, देखो 0 1 2 3, ठीक है। तो ए आ रहा है क्या, नहीं, हाँ देखो ए आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे एक और मेथड है जिसका नाम है यहाँ पे सब स्ट्रिंग, क्या है, सब स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग के बारे में देखता हूँ, तो सब स्ट्रिंग क्या करता है वो देखते हैं। आपको बिगिनिंग मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, सब स्ट्रिंग मतलब इसमें से बीच की कोई एक स्ट्रिंग निकालना है, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। मुझे 2 से लेकर के 5 तक की वैल्यू चाहिए, मतलब 0 1 2, मतलब H से लेकर के HAY, मतलब यही चाहिए, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे HAY आ चुका है। ऐसे आप यहाँ पे एक और मेथड होता है जिसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस क्या करता है, आपको रिप्लेस करना है। जैसे आपको कोई ओल्डर कैरेक्टर देना है, मैंने ए दे दिया और ए की जगह पे मुझे इसको रिप्लेस करना है, ए की जगह पे वी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जहां जहां पे ए होगा वहां वहां पे वी कर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और मेथड होता है टू लोअर केस। टू लोअर केस ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा कि मतलब जो हमारे, जैसे सपोज ये कैरेक्टर बड़ा है तो ये सभी क्या हो जाएंगे, छोटे में हो जाएंगे। अगर आप ये टू अपर केस कर देंगे देन ये क्या होगा, ये सभी बड़े केस में कर, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बड़े केस में कर। लेकिन अगर अगर आप यहाँ पे टू कैर केस कर देंगे, टू कैर एरे कर देंगे, तब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे ये जैसा था एज इट इज आया, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ इस टाइप से हमारे ये सकते हैं। मैं ज्यादा यहाँ पे गया नहीं हूँ थोड़ा सा डीप में स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज्यादा टाइम देंगे देन आपका जो ये यूनिट है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैंने आपको ये मेथड्स दे दिए हैं नोट्स में, जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास देख सकते हो सबसे पहला जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। देख सकते हो इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर इंस्टेंसेस ऑफ द क्लासेस। जैसे इसमें कहने का मतलब है कि हमारे पास जो क्लास होगी, और जैसे क्लास का मतलब क्या है कि एनिमल होगा, ठीक है। तो एनिमल क्या है, क्लास है, और इस एनिमल के अंदर क्या आते हैं, डॉग आते हैं, मंकी आ जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे क्या एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये जो डॉग है, मंकी है, ये क्या है, ये सभी इंस्टेंसेस है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर डॉग की एक क्लास बनाता हूँ, सपोज ये डॉग क्या है, एक क्लास है, तो इसके अंदर बहुत सारी डॉग एक ब्रीड होती है, डॉग 1 ब्रीड होती है, एक डॉग 2, बहुत सारी ब्रीड्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैन की बात करूं, तो मैन एक क्लास है, तो अब इसके अंदर हम मैन में क्या हो जाएंगे, अब हर एक जो बंदा है वो मैन है ना, तो उसमें मैन 1 आ जाएगा ना, M1 M2 बहुत सारे हो सकते हैं, हर एक मैन का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ये इंस्टेंसेस बना सकते हैं ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे एक ह्यूमन नाम की क्लास बना सकते हैं, और ह्यूमन के अंदर क्या आ सकते हैं, ह्यूमन के अंदर हमारे पास पीपल्स आ सकते हैं, ठीक है। और जो पीपल्स होंगे इनके क्या होंगे, ये हमारे क्या होंगे, इंस्टेंसेस होंगे। जैसे देखा होगा अभय क्या है, एक इंस्टेंस है ह्यूमन का, ऐसे ही एक रवि है, वो भी क्या है, एक इंस्टेंस है। तो इसी टाइप से आई होप आपको समझ में आएगा इंस्टेंस को जो नेम है, या आगे हम चल करके डिस्कस करेंगे कि ये जो ह्यूमन है ये क्या है, क्लास है, इसके अंदर जो पीपल्स आते हैं या जो लोग हैं जिनके नेम होते हैं, आइडेंटिटी, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो ये सभी ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स है और ह्यूमन क्या है, क्लास है, ठीक है। Object oriented programming principles in Java help to create a modular, reusable and maintainable code। यहाँ पे मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है, एक बार मैंने मॉड्यूल बना लिया, अलग कहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए रीयूजेबल होता है, और ये कोड को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इजी होता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास की बात करते हैं। तो क्लास कुछ नहीं होता, एक ब्लूप्रिंट होता है। अब जैसे मैंने एक ह्यूमन की क्लास बना ली, अब ह्यूमन के अंदर एक ब्लूप्रिंट क्या होगा कि हर एक ह्यूमन का क्या होगा, नेम होगा, उसके साथ में एज होगा, उसके साथ में जेंडर होगा, और उसका क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन या कह सकते हो, या फिर उसकी लैंग्वेज होगी कि वो लैंग्वेज कौन सी बोलता है, ठीक है। ऐसे बेसिक मैंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, समझ में है ना। तो ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है स्ट्रक्चर। आप जैसे जब घर बनवाते हैं तो आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं ना, समझ में है ना। तो ब्लूप्रिंट ही वही होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कितने रूम होने वाले हैं, कैसा रूम होने वाला है वो मुझे नहीं पता होता है, लेकिन एक ब्लूप्रिंट होता है कि इस टाइप से मुझे यहाँ पे ये बनवाना है, ठीक है। वहीं पे इट डिफाइंस अ डेटा टाइप्स बाई बंडलिंग द डेटा एंड मेथड्स। यहाँ पे हम डेटा को बंडल कर सकते हैं, मतलब इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं, वर्क ऑन द डेटा, हम डेटा के ऊपर मेथड्स और डेटा को बाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो अगर क्लास बनानी है तो आपको सिंपल क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, यूज क्लास कीवर्ड, ओके। यहाँ पे मैं क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा, और उसके बाद में आपको क्लास का नेम दे देना है। यहाँ पे एनिमल मैंने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास एनिमल दे दी, और ये आगे इसके बाद में पब्लिक लगा सकते हैं। अगर पब्लिक लगाएंगे तो ये दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं, अगर पब्लिक नहीं लगाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी जो फाइल में उसी में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको पब्लिक लगाना है अगर आप दूसरी किसी फाइल में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास फील्ड्स हो गई दो, मतलब दो वेरिएबल्स, नेम और एज। जो अगर हम क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम फील्ड बोलेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक वो होता है, ये किसके लिए, सेट करने के लिए, प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए यूज करते हैं, या फील्ड की वैल्यू को सेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास है, तो यहाँ पे पब्लिक मैंने कहा था जो क्लास का नाम होगा वही हम कंस्ट्रक्टर का नेम रखेंगे। उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स आपको चाहिए, तो मुझे दो चीजें चाहिए, एज चाहिए, नेम चाहिए। अगर ये मुझे मिल जाएगा यूजर से तो मैं क्या करूंगा, उनको दिस का मतलब है इस क्लास का नेम को सेट कर दो जो यहाँ से नेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे दिस का मतलब ये क्लास, और इसका मतलब एज, तो ये एज में क्या सेट कर देना है, जो मुझे एज मिलेगी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर इस टाइप से बन जाएगा। अब मेथड क्या है कि मेथड यहाँ पे देखो सकते हो क्या होता है कि यहाँ पे मेक साउंड, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जैसे आप कहोगे कि एनिमल से ये फंक्शन रन करोगे तो वो साउंड करने लगेगा, मतलब कोई ना कोई साउंड यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये मेरा मेथड है। तो चलिए यहाँ पे क्लास, आई होप समझ में आएगी कैसे एक क्लास बनती है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लास क्रिएट करना सीख लिया कि क्लास में कैसे आप फील्ड सेट करेंगे, ठीक है। अब कैसे आप उसमें कंस्ट्रक्टर सेट कर रहे होंगे, कैसे आप उसमें मेथड बनाएंगे। तो अब ये क्या हो गया, ब्लूप्रिंट रेडी हो गया।
ये क्या रेडी हो गया, ब्लूप्रिंट। अब आप इसमें चाहते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या बनाना है आपको, एक ऑब्जेक्ट बनाना है या इंस्टेंस बनाना है, इसको इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो इंस्टेंस बनाने के लिए आपको जानते हो क्या करना पड़ता है, सिंपल उस क्लास का नेम लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल लिख लिया। अब आप इंस्टेंस का नेम कोई भी दे सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे A1 देना चाहता हूँ, एनिमल फर्स्ट, और उसके बाद में आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है क्योंकि आपको एक नया इंस्टेंस बनाना है। उसके बाद में फिर से क्लास का नेम देना है, और फिर जो कंस्ट्रक्टर में जो चीजें आपने मांगी है, नेम मांगा था, एज मांगा था, तो आप कंस्ट्रक्टर में नेम दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। नेम क्या दे देंगे, यहाँ पे डॉग दे देंगे, और उसके साथ में इसकी एज दे देंगे, एज दे देंगे 23, या यहाँ पे 12 ईयर दे देते, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक इंस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। अगर मुझे इस वाले A1 को रन करना है, मतलब साउंड करवाना है, तो A1 डॉट मैं क्या कर दूंगा, मेक साउंड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मेक साउंड करूंगा तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा सम साउंड। देखो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो इसका आउटपुट यहाँ पे सम साउंड आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास होते हैं। इट हैज स्टेट्स एंड बिहेवियर्स, इसके अंदर स्टेट्स होंगे, बिहेवियर्स होंगे। जैसे मैंने कहा था कैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देख सकते हो एज इट इज यहाँ पे हो चुका है। डॉग का नाम बडी है एंड 3 हो गया, वहीं पे डॉग डॉट मेक साउंड करेंगे तो ये साउंड करने लगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वेल मैं यहाँ पे अब इनहेरिटेंस को देखने वाला हूँ। तो इनहेरिटेंस क्या कहता है, अलाउज अ न्यू क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड मेथड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। जैसे मेरे पास 2 क्लासेस हो, एक होगी सुपर क्लास, ठीक है, और एक होगी मेरे पास सब क्लास। तो देखो अब यहाँ पे सुपर क्लास क्या होगी, एक जनरल क्लास होगी, इसको क्या बोलेंगे, जनरल क्लास बोलेंगे। तो इसके जनरल क्लास होंगे तो इसके कुछ मेथड्स इसमें काम आ जाएंगे। तो जब इसके कुछ मेथड्स इसमें काम आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे क्यों क्रिएट करूँ, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सुपर क्लास को इसमें एक्सेस कर लूंगा, और जो भी इसमें मेथड्स नहीं होंगे तो जैसे जो इसमें यूनिक मेथड्स होंगे वो क्या करूंगा, मैं बना लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, एक ह्यूमन है, ठीक है। अब ह्यूमन है वो क्या है, उसके अंदर क्या होगा, एक तो नेम होगा हर एक ह्यूमन की, एक एज होगी, ठीक है, एक जेंडर होगा, ये सभी चीजें होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। वो क्या करेगा, ईट कर रहा होगा, ठीक है, रन कर सकता है। तो ये सभी ह्यूमन की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं कि टीचर, अगर मैं टीचर होगा तो टीचर में क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड कर लूंगा, किसको एक्सटेंड कर लूंगा, ह्यूमन को। तो देखो ये प्रॉपर्टीज तो होंगी होंगी, ये तो इसके अंदर आ ही जाएंगी। लेकिन टीचर के कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्वालिफिकेशन, ठीक है, और उसकी टीचिंग स्किल्स, उसकी स्किल्स क्या है, तो ये नई प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में होंगी ना। तो समझ सकते हो कि ये क्या हुआ, ये दोबारा से मुझे यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं बनानी पड़ी। समझ में कैसे एक्सटेंड होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें होंगी, एक सुपर क्लास होगी जिससे मुझे इनहेरिट करना होगा, और कहाँ पे कर रहे हैं उसको हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। देखो ये मेरे पास सुपर क्लास है, जैसे एनिमल का ये वाला मेथड है, इसको मुझे क्या करना है, इसमें मुझे इनहेरिट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, ये मेथड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो इस वाले मेथड को मैंने यहाँ पे चेंज भी कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आई होप आपको इनहेरिटेंस समझ में आएगा। अब ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ओवरराइडिंग क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, जैसे जो ये मेक साउंड है इसको देखो मैंने चेंज किया, जो क्या हुआ, जो सुपर क्लास का मेथड था उसको मैंने चेंज कर दिया। Overriding occurs when a subclass provide a specific implementation of the method already defined in its superclass। मतलब कोई एक सुपर क्लास थी, ये देख सकते हो ये मेरी सुपर क्लास थी, इसमें कोई मेथड क्रिएट था, उसका नाम था मेक साउंड। अगर कोई भी, एक नहीं कितने भी मेथड हो, अगर आप दूसरी जो सब क्लास है इस वाली क्लास में अगर आप उसको चेंज करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे इस वाले मेथड में कोई ना कोई चेंज किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ही यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग बोलते हैं। मेथड को चेंज करना ही ओवरराइडिंग होती है। अब ओवरलोडिंग की बात करता हूं, तो ओवरलोडिंग क्या होता है, अकर्स 2 और मोर मेथड्स इन द सेम क्लास। अगर सेम क्लास में, एक ही क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स का नेम सेम है, देखो नेम सेम है और डेटा टाइप भी सेम है, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो अगर अलग है तो उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रही है, मतलब 2 और 3 लेगा और उसको ऐड करके 5 देगा, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज लेकर के ऐड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसी को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। कि एक ही नेम हो लेकिन उसके पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग ये बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, ये मैकेनिज्म होती है रैपिंग डेटा, डेटा को रैप करना और कोड एक्शन ऑन द डेटा टुगेदर इन एज अ सिंगल यूनिट। अब जैसे इस पे कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, सपोज आप चाहते हो कि मेरे पास एक एज है, अब एज क्या हो कि कोई भी जो 60 ईयर से एबोव है, जो 60 ईयर से एबोव है वो डाल ना पाए, लेकिन आप करेंगे, आप डायरेक्ट अगर इंट एज करके, अब अगर कोई किसी यूजर से वैल्यू लेते हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे
क्या करना पड़ सकता है, आप एज नहीं ले पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो इनकैप्सुलेशन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेटर और गेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, सेटर और गेटर का यूज करेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो सेटर का मतलब होता है प्रॉपर्टी को सेट करना, मतलब एज को सेट करना, और गेटर का मतलब है ये गेट एज को देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और ये एक्शन क्या करेंगे, हमारे कोड को प्रिवेंट करेंगे और इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम वही डेटा चाहेंगे जो हम चाहते होंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे वैल्यू को यूजर से, देन वो क्या करेगा, कोई भी वैल्यू डाल सकता है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, आप डायरेक्ट क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर बनाते थे, वहां से वैल्यू सेट कर देते थे। तो वहां से थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, थोड़ी सी चीज है, ये इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो सेट कर दिया मैंने नेम, देखो जैसे कंस्ट्रक्टर में सेट करते थे एज इट इज सेट करेंगे, बट यहाँ पे सेट नेम मेथड बना करके, यहाँ पे गेट नेम बना करके मैं मेथड को वैल्यू दे रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू नहीं एक्सेस करवा रहा हूँ। ठीक है, गेट एज यहाँ पे एज देगा, और सेट नेम के यहाँ पे क्या करेगा, एक आर्गुमेंट एज ले रहा है, इससे क्या करेगा, सिंपल ये दिस डॉट एज दे रहा है। कल मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करने वाला हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके अंदर 2 टेक्निक्स आती हैं, एक आती है ओवरलोडिंग, एक आती है ओवरलोडिंग, और दूसरा क्या होता है, ये ओवरराइडिंग। तो ये दोनों मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, किसी मेथड को चेंज करना है दूसरी सब क्लास में, उसको ही ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है कि उसके पैरामीटर्स को चेंज करके ही हम क्या करें, उसको मेथड का नेम सेम होना चाहिए बट उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे, तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था, वो आई होप आपको क्लियर होगा, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि polymorphism allows the object to treated as an instance of their parent class rather than their actual class। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेंस मैंने इसका बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका होगा, डॉग का। देखो मैंने माई एनिमल डॉट मेक साउंड करवाया, तो किसका ऑब्जेक्ट आ गया, आउटपुट आ गया, बार्क का आ गया। आई होप आपको यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जैसे मैं अगर कोई डॉग बनाता था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, डॉग D1 इसको क्या करना पड़ता था, न्यू डॉग, इस टाइप से बनाना पड़ता था ना। इस ये क्या है, ये मेरा सब क्लास था, क्योंकि डॉग किसको इनहेरिट कर रहा था, एनिमल को इनहेरिट कर रहा था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक और टाइप से बना सकता हूँ, एनिमल D1 इक्वल्स टू न्यू डॉग। देखो इंस्टेंस किसका बनाया, एनिमल का, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके अंदर किसका है, डॉग का। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि ये देखो एक हाइड करता है कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स और शोइंग ओनली नेसेसरी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, देखो इसको 2 टाइप से अब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एक तो क्लास के थ्रू और दूसरा किसके थ्रू, इंटरफेस के। ठीक है, तो ये है होता है इसका मतलब। तो जैसे अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करना हो, क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट इज मीन टू बी सब क्लास। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में देखूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई भी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो आपको सिंपल उसके आगे अब्स्ट्रैक्ट लिख देना है, सिंपल है। और अगर कोई मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट वाइड मेक साउंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे क्या है, एक ये ब्लूप्रिंट है। जैसे आप अपने घर बनवाते हैं, तो बता दिए कि आपके 4 रूम बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 रूम बनने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे बनेंगे उसको मैंने नहीं डिफाइन किया, समझ में आया ना। जैसे आपने कह दिया कि आप कोई गेम बना रहे हो, उसमें क्या है कि मेरे पास 4 टाइप की कार्स बनेंगी। ठीक है, तो आप 4 टाइप्स की कार बता दिए, लेकिन कौन कौन सी टाइप की हुई, क्या कलर होगा, वो आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ बता देंगे कि क्या होने वाला है। मतलब यहाँ पे एक मेथड होगा साउंड नाम का, लेकिन ये क्या, इसके अंदर क्या होगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो देखो एक्सटेंड कर लिया मैंने एनिमल क्लास को, अब उसके अंदर मेक साउंड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर राइडिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ओवर राइड यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ पे देखो बात, यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन था, यहाँ पे सिर्फ मैंने उस मेथड का नाम डिफाइन किया। तो ये सिक्योर हो जाता है, और ये क्या करता है, सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप कोई भी एनिमल को करेगा, तो ये सिर्फ मेक साउंड ही यहाँ पे एक्सेस करता है। कोई पे मैं इंटरफेस की बात करूं, तो इंटरफेस भी एक टाइप का यहाँ पे रेफरेंस टाइप होता है जावा में, जो कि सिमिलर होता है क्लास के, इज अ कलेक्शन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस बनाने, तो इंटरफेस लिखना पड़ेगा, एनिमल लिखना है, और इसके अंदर मेक साउंड, ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब यहाँ पे सिर्फ बता दिया गया कि ये मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे बनाया गया है, मतलब एक्चुअल काम यहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे बता दिया गया कि ये ऐसा होने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर क्लास के थ्रू अब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सटेंड करते हैं, तो वहां पे एक्सटेंड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि अगर आप किसी भी क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्शन क्लास को अब्स्ट्रैक्ट, ये देखो ये कैसी है, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करना पड़ेगा।
अगर यहाँ पे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए इंप्लीमेंट का यूज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बताने वाला हूँ कि जिससे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल ऑफ द प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेटिंग ओप्स, मतलब पूरे जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देख सकते हो मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, जिसके अंदर स्ट्रिंग नेम है, जिसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज किया हूँ। ये किसका यूज है? कंस्ट्रक्टर का। तो ये क्या कर रहा है? नेम को सेट कर दे रहा है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक और मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाया जो मेक साउंड कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस भी बना लिया जो कि पेट नाम से है, जो कि ये प्ले करेगा। ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, लेकिन ये इंटरफेस के अंदर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक सब क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ एनिमल को भी और इंप्लीमेंट कर रहा हूँ पेट को। मतलब यहाँ पे डॉग एक से भी ज्यादा क्या कर सकता है? एक क्लासेस को इनहेरिट कर सकता है, मतलब इंप्लीमेंट कर सकता है और उसके साथ में एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो मैं डॉग यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट नेम, यहाँ पे सुपर डॉट नेम बताया था कि उसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे, इस वाले कंस्ट्रक्टर को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाँ वेट अ मिनट, यहाँ पे इस वाले एनिमल के कंस्ट्रक्टर को कुछ इस टाइप से एक्सेस कर, क्या करेंगे? डॉग स्ट्रिंग नेम और इसके अंदर सुपर नेम कर दिया, ठीक है। और इस मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे मेथड को भी ओवरराइड कर दिया। उसके साथ में यहाँ पे प्ले वाला भी मेथड यहाँ पे जो पेट के अंदर था उसको भी ओवरराइड कर दिया, ठीक है। ये इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? मेन क्लास के अंदर आएंगे। अगर माई डॉग न्यू डॉग बडी करेंगे तो अगर मेक साउंड करेंगे तो बार्क करेगा और प्ले करेंगे तो वो बडी लव्स टू फेच, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको अगर देखना चाहते हैं कैसे काम कर रहा है तो आप इसका आउटपुट क्या कर सकते हैं? VS कोड पे इस कोड को लिख करके रन कर सकते हैं, जिससे आप आउटपुट आपका आ जाएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। पर मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि पैकेज क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि पैकेज क्या होता है तो पैकेज कुछ नहीं होता है, एक टाइप की डायरेक्टरी होती है और जिसके अंदर सेट ऑफ जावा फाइल्स की क्लासेस होती है। मतलब जो जावा होता है, जावा की जो फाइल होती है उसको जो हम रन करते हैं तो उसमें क्या होता है? बाइट कोड होता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्लासेस फाइल। तो ये क्लासेस फाइल्स होती हैं, सेट ऑफ क्लासेस फाइल को ही पैकेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो और कैसे आप, जैसे आपको पता चल गया। और उन पैकेज जो क्लास फाइल्स हैं, जो यहाँ पे जावा फाइल की जो क्लासेस फाइल्स हैं, ये जो क्लासेस फाइल्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट जो अलग फाइल्स हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द इंपोर्ट स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट से? इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे पैकेज को। तो डिफाइन करने के लिए पैकेज, आपको पैकेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल, मतलब पैकेज का नेम आपको स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो पैकेज एंड उसके बाद में com.example.name, तो ये हमारा पैकेज का नेम हो गया और ये पैकेज कीवर्ड हो गया। और देख सकते हो ये फाइल में कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये सबसे ऊपर रहेगा, ये भी देखना है। और यहाँ पे इट इज कम्प्लीटली ऑप्शन, अगर ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपको यूज करना है, कोई पैकेज बनाना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कैसे करना है पैकेज समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कैसे आप अगर पैकेज एक बार बना लिए, अगर आप टू इंपोर्ट अलाउज यू टू यूज क्लासेस फ्रॉम अदर पैकेजेस विदाउट नीडिंग टू स्पेसिफाई द फुल पैकेज नेम। आप बिना पैकेज के फुल पैकेज के आप क्या कर सकते हैं? इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये बिल्ट इन, मतलब पहले से ही जावा प्रोवाइड करता है, वो है हमारा बिल्ट इन यहाँ पे पैकेज java.util.date। ये क्या करता है? डेट को दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डेट बना ली और उसके बाद में यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये डेट को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही ये इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है? जावा के पैकेज को इंपोर्ट करता है और उस पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद आप उसकी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ में आएगा कि पैकेज क्या होता है। पैकेज क्रिएट करता है सेट ऑफ क्लासेस को, और उन क्लासेस को यूज करने के लिए जो दूसरी फाइल्स बनाओगे उसमें हम इंपोर्ट का यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एक फाइल बना लेनी है। अब फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे देख सकते हो एक फोल्डर बना ले। अब फोल्डर के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे पैकेज नाम से एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। इसी के अंदर मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विद कोड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है? वेट अ मिनट, आपको यहाँ पे जो करना है मैं बता देता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है? एक फोल्डर बना लेना है जिसका नाम रखना है pkg, ठीक है। ये पैकेज का नेम हो जाएगा। इसके अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा a.java, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये a.java है, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं बाहर बनाऊंगा जिसका नाम होगा b.java या फिर main.java यहाँ पे बना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी देखनी है। देख सकते हो यहाँ पे जो main.java है इस पैकेज के अंदर नहीं है, इस pkg के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो pkg के अंदर है वो क्लास फाइल है, ठीक है, सॉरी जावा फाइल है। इसकी क्लास बनेगी, उसी क्लास को हमें यूज करना है। जब हम रन करते हैं तो क्लास फाइल बनती है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे काम करेगी। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आऊंगा
और इसके अंदर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैकेज को डिफाइन करूंगा, तो पैकेज pkg कर दूंगा, जो डायरेक्टरी का नेम होगा वही आपको लिखना है, ठीक है। और पैकेज का नेम लिखने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, एक आपको क्लास बनानी है। वेल देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास main.java है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। अब इंपोर्ट करूंगा जो मैंने पैकेज बनाया है, तो मैंने पैकेज कौन सा बनाया, pkg.a, ठीक है, ये मैंने पैकेज बनाया था। आपको सिंपल क्या करना है, क्लास बना लेनी है जो main.java है, ठीक है। अब उसके अंदर आपको सिंपल क्या लिखना पड़ता है, psvm, ये भी आपको पता है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पैकेज को यूज, पैकेज की जो क्लास है उसको यूज करना है। तो कैसे आप यूज करते हैं, इंस्टेंस बना करके a1 = न्यू करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं a, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा इंस्टेंस बन जाएगा। अब इंस्टेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर, बस इतना ही काम करना था, मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट कर लिया, ये main.java को, अब आपको क्या करना है, इस फाइल को भी रन करना है। तो आपको कैसे रन करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे javac -d और उसके बाद में आउट लिखा था, उसके बाद में आपने क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था, आउट pkg-a.java, लेकिन इसमें क्या है, ये बाहर ही है, तो आपको main.java लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो फाइल रन हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो आउट के अंदर वैसा ही यहाँ पे जैसे डायरेक्टरी बनी है एज इट इज डायरेक्टरी, देखो पैकेज के अंदर यहाँ पे फाइल है और यहाँ पे मेन, मतलब यहाँ पे देख सकते हो जावा की फाइल्स है एज इट इज, यहाँ पे कैसा है, ये क्लास की फाइल्स है इस आउटपुट के अंदर। अब आपको इन फाइल्स को रन करना है, तो आप कैसे रन करेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको सिंपल क्या लिखना है, जावा लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आउट डॉट, यहाँ पे अगर आप आउट /main.java लिखते हैं, देन देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी रन नहीं कर पा रहा है। कैसे आप इन फाइल्स को रन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आता है क्लास पाथ, cp, क्या आता है, cp। आपको सिंपल क्या लिखना है, जावा -cp। उसके बाद में आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, उस फोल्डर का नाम दे देना है जहां से मुझे पैकेज का, मतलब यहाँ पे कह सकते हो पाथ देना है, मतलब कहाँ पे हमारी फाइल्स हैं, जिस आउट के अंदर है ना। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आउट, उसके बाद में आपको क्लास का नेम दे देना है मेन, जैसे मतलब, और मुझे स्टार्ट कौन से, मतलब मेरा ड्राइवर मेन फंक्शन कहाँ पे है, देख सकते हो मेन फंक्शन इस main.java के अंदर है ना, ये वाला मेन फंक्शन। तो इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे इस वाली क्लास का नेम देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे डाल करके रन करेंगे, देन देख सकते हो ये हेलो आ चुका है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सीपी का कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि सीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जब हम कभी कोई डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करके उसका पाथ चेंज करके उसका आउटपुट लेना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्लास पाथ का यूज करते हैं। तो ये क्लास पाथ हमेशा बेसिकली जहां पे हम यूज करते हैं, जहां पे हम पैकेजेस का यूज कर रहे होते हैं, तो पैकेजेस आपको बनाने को है, तो आपको देखो जावा होती हैं, तो जावा फाइल्स होती हैं, उनको क्या करता है, ये क्लास फाइल्स में कन्वर्ट करता है और क्लास फाइल्स का ही ये क्या करता है, पैकेज बना लेता है। अब उस पैकेज को बनाने के बाद में आपको अगर वो क्लासेस, पैकेज के अंदर क्या है, क्लासेस हैं, अगर उस पैकेज के अंदर की क्लासेस यूज करनी है कोई अनदर फाइल में, किसमें, अनदर फाइल में, देन वी विल सिंपली यूज विद द इंपोर्ट कीवर्ड। हम क्या किसी कीवर्ड के साथ में यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड के साथ में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये पैकेज बनाया है, तो पैकेज की अलग अलग फाइल्स होंगी बहुत सारी जगह पे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको क्लास पाथ देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम क्लास पाथ के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं न्यू पाथ ड्यूरिंग द रन टाइम, ड्यूरिंग द रन टाइम, हम रन टाइम के टाइम पे क्या कर सकते हैं, फाइल क्लास पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो क्लास पाथ क्या होता है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है जो टेल्स करता है, क्या बताता है, जावा वर्चुअल मशीन मतलब जेवीएम को कि एंड जावा कंपाइलर वेयर टू लुक फॉर यूजर डिफाइंड क्लासेस, कहां पे क्लासेस है, कहां पे हमारी पैकेजेस है। तो देखो मैंने कैसे लिखा था, जावा फिर सीपी लिखा, मतलब क्लास पाथ कहां पे हमारी क्लासेस है, तो पाथ मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया था आउटपुट, मतलब उसका पाथ दे देना है, मतलब मैंने कौन सा पाथ दिया था, आउट, मतलब यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे मतलब जो जहाँ पे हमारी मेन क्लास होगी, सॉरी मेन मेथड होगा। तो मेन मेथड कहाँ पे था हमारा, मेन मेथड था हमारा मेन डॉट क्लास के अंदर, तो मैंने मेन लिख दिया। तो मेरा कुछ इस टाइप से बना था कि नहीं बना था, देख सकते हो यहाँ पे बना था जावा -cp आउट एंड मेन, ठीक है, जिससे यहाँ पे आउटपुट मेरा प्रिंट हो चुका। आई होप आपको यहाँ पे क्लास पाथ का मतलब समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम करना। ना अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जार फाइल्स कैसे बना सकते हैं लाइब्रेरी पैकेज के लिए। तो यहाँ पे देखो जार का मतलब होते हैं जावा आरक्यू, यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल्स बंडल मल्टीपल फाइल्स होती है एक सिंगल आरक्यू फाइल्स में, टिपिकली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जावा क्लासेस एंड एसोसिएटेड मेटाडाटा, ठीक है। तो आपको जावा फाइल को क्रिएट करना है, तो सिंपल पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी फाइल्स है उनको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उनका जार फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जार फाइल क्रिएट करने के लिए कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे जार फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली दो कमांड्स को रन करना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड अ मैनिफेस्ट फाइल, ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें यहाँ पे,
और उसके बाद में अगर नहीं ऐड करते तो आप डायरेक्ट इसको कर दें, और उसके बाद में आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ये जावा सीपी और इस वाले पाथ को ऐड करेंगे, देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जार फाइल को यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक फोल्डर है pkg, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मेरे पास दो फाइल्स हैं, a.java और यहाँ पे क्या है b.java, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मुझे रन करना है, देन अगर मैं रन करता हूँ तो रन कैसे करूंगा, जावा सी, फिर उसके बाद में इस फोल्डर का नाम pkg, फिर उसके बाद में मैं ऑल डॉट जावा कर दूंगा, तो मतलब जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे रन हो जाएंगी। जब रन होंगी तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, ए डॉट क्लास जनरेट करेगा, यही तो जनरेट करता है, और यहाँ पे क्या करेगा, बी डॉट क्लास जनरेट करेगा। अब उसके बाद में आपको सिंपल जार बनाना है, तो जार CFM लिखना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जार CF लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, माई ऐप डॉट जार, ठीक है। और इसके बाद में आपको मतलब यहाँ पे ये जार का फोल्डर का नेम है, ठीक है, माई ऐप डॉट जार बन जाएगा, यहाँ पे उस जो फोल्डर है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, pkg/star.class यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा, उसका नाम होगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा myapp.jar, ठीक है, myapp.jar। अब इस जार के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैनिफेस्ट इसको ये वाली कमांड को रन करना है, इससे क्या होगा कि ये आपकी एक मैनिफेस्ट फाइल बन जाएगी, उसको यहाँ पे पास कर देना है मैनिफेस्ट को, ये सिर्फ ऑप्शनल होती है, मैंने बताया लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको वही क्लास का नाम दे देना है, तो आपको क्लास का नाम क्या देना पड़ेगा, pkg और उसके बाद में ऑल डॉट क्लास, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देंगे तो बस इतना ही आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, जैसे आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे उसके बाद में आप ये यहाँ पे आप माई ऐप डॉट जार बना सकते हैं। अब जब आप इसको बना लेंगे देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको जहाँ पे इन फाइल्स को, इन दोनों फाइल्स को अगर यूज करना है देन आप सिंपल क्या करेंगे, जावा लिखेंगे और उसके बाद में क्लास पाथ दे देंगे, मतलब क्योंकि भाई जावा की जो क्लासेस है वो कहाँ से आ रही है वो तो पता होना चाहिए ना कंप्यूटर को, तो -cp लिखेंगे, उसके बाद में आपको उस फोल्डर का नाम दे देना है माई ऐप, कहाँ पे है, मेरी जो क्लासेस की फाइल्स है माई ऐप डॉट जार में है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो मेन क्लास है, मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे मेन क्लास कि कहाँ पे मेन मेथड है आपका, तो मेन मेथड जो होता है psvm कहाँ पे है ना, तो psvm वाली यहाँ पे फाइल, सपोज मेरी psvm की फाइल का नाम है मेन, ठीक है, तो मेन लिख देंगे, बस इतना लिखेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, ये रन कर देगा हमारी फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ प्रैक्टिकल के लिए, मैं सिर्फ इतना ही बता दिया हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत ही कंसाइज वे में लिखा है, ओके। तो चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन देख लेते हैं, पैकेज की कैसे देते हैं। तो पैकेज की अगर नेमिंग कन्वेंशन की बात करूं तो पैकेज नेम इन जावा टिपिकली फॉलोज द हायरार्किकल नेमिंग पैटर्न, वहीं पे स्टार्टिंग विद द टॉप लेवल डोमेन नेम इन रिवर्स फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। जैसे टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, कॉम, org, नेट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल नेम एग्जाम्पल और प्रोजेक्ट का नेम माई ऐप, तो यहाँ पे ये मेरा डायरेक्टरी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं जिसका नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉम, और इसके अंदर एक और आप बनाते हैं फोल्डर, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं एग्जाम्पल, और उसके अंदर आप एक और नेम फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम है मेन, या मैं नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ABC, ठीक है, ये फोल्डर का नाम है। अब आप इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा abc.java, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखो पैकेज क्या नाम क्या है, पैकेज के नाम है com.example.abc, मतलब जो भी डायरेक्टरी होगी स्टार्टिंग से वही मेरा यहाँ पे पैकेज का नेम बनेगा। आई होप आपको पैकेज का नेम कैसे रखते हैं वो समझ में आया होगा। तो इतना बड़ा पैकेज हो या कितना भी छोटा हो उससे आपको मतलब नहीं है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो ये इनबिल्ट फीचर जो हमारा पैकेज मैंने इंपोर्ट किया था, देख सकते हो कितना बड़ा था, इंपोर्ट जावा के अंदर यूटिल, फिर उसके बाद डेट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन आपको हायरार्किकल वे में देना है, ठीक है। अब इसके बाद में स्टैटिक इंपोर्ट भी देख लेते हैं। स्टैटिक इंपोर्ट क्या कहता है, टू यूज स्टैटिक इंपोर्ट एंड यू यूज द स्टैटिक स्टेटमेंट फॉलोड बाय द फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द स्टैटिक मेंबर यू वांट टू इंपोर्ट। अगर आप कोई भी स्टैटिक मेंबर्स या कोई भी आप मेथड को यूज करना चाहते हैं देन उसके लिए आप यहाँ पे स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड चाहते हैं एंट्री, मतलब आप सभी फाइल्स को एक साथ में इंपोर्ट करना चाहते हैं स्टैटिक, देन आप यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्टैटिक फाइल को इंपोर्ट करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टैटिक पैकेज, फिर उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद स्टैटिक मेंबर, ठीक है। अगर आपको सभी फाइल्स स्टैटिक इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट स्टैटिक, फिर उसके पैकेज नेम, उसके बाद में ऑल कर देना है। तो स्टैटिक क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक इंपोर्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, स्टैटिक वाली प्रॉपर्टी को दूसरे पैकेज में यूज करना चाहते हैं तब, ओके। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो बस
इस यूनिट में इतना ही। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, कोई भी प्रोग्राम पूछना है, देन आप टेलीग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हम यहाँ पे कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऑनलाइन या लाइव क्लासेस की जरूरत पड़ी किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, देन वी विल गो ऑन द लाइव। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।